अपना ही साया देख के तुम जान जहाँ शर्मा गए। अभी तो ये पहली मंजिल में तुम तो अभी से शर्मा गए। देखो ये क्या है? टी। टी फॉर टाइगर। टाइगर मीन शेर। बोलो शिवम, क्या है वो? शेर। टाइगर बोलो। हाँ। क्योंकि सबसे पहले क्योंकि मैं एक स्पेशल चाइल्ड की मदर हूँ, तो इस फील्ड में मैं अपने बेटे की वजह से आई कि आज मेरा बेटा 20 साल का हो गया। तो आप मानें कि मेरी 20 साल की जर्नी है इस क्षेत्र में। पहले इतना केसेस नहीं थे, आप देखें आज तो बहुत ऑटिज़म तो बहुत ही ज़्यादा दिखते हैं। और तो फूड हैबिट्स के अलावा आप क्या कह रहे हो कि जो हम पेस्टिसाइड्स वगैरह हाँ ये उस तरीके हाँ okay. वो सारी। और तीसरा अभी आया है कि एक तरह से ना कि टीवी से रिलेटेड भी ऑटिज़म है। हमने बात किया था, मैंने कहा मम्मा पानी दे दो। ये मम्मा पानी दे दो एक भाषा बन गई ना। लेकिन अगर मैं मम्मा पापा दादा कह रही हूँ तो ये सिर्फ स्पीच है। मेरा जो बेटा है वो सिर्फ मम्मा पापा मम्मा पानी। अब मम्मा पानी मुझे समझना। नमस्कार, आज हमारे साथ हैं भावना धोनी जी। भावना धोनी जी उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे काम कर रही हैं। वहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ स्पेशल एजुकेशन का जो पूरा डिपार्टमेंट है उस पर वो काम करती हैं। भावना धोनी हल्द्वानी में एक स्कूल चलाती हैं और ये स्कूल आम स्कूलों से थोड़ा सा अलग है। हम थोड़ा सा इसमें उनसे एक बातचीत करके समझने की कोशिश करते हैं कि ये स्पेशल जो एजुकेशन है वो क्या चीज़ है, किन तरीके के जो बच्चे हैं उनके पास आते हैं, उनका स्कूल किस तरीके का है, सोसाइटी उसे किस तरीके से देखती है। इसके साथ ही हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि एक समाज के तौर पर हम कितना अपने बच्चों को जानते हैं। थोड़ा सा आप पहले मुझे तो ये बताइए कि जिसको हम आपके जो इंट्रो में एक बात कह रहे हैं, स्पेशल एजुकेशन एक शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये स्पेशल एजुकेशन क्या चीज़ है? स्पेशल एजुकेशन बेसिकली वो है जो शिक्षक उन शिक्षकों को तैयार करती है जो जो स्पेशल नीड बच्चे हैं, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड है, जो उन्हें पढ़ाते हैं। उन टीचरों को हम अपने यहाँ तैयार करते हैं। जैसे मैं उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी में हूँ, तो वहाँ पे हमारा बीएड का कार्यक्रम चलता है, तो हम बीएड करवाते हैं स्पेशल एजुकेशन में। वो जो ट्रेनी टीचर तैयार होते हैं वो इन बच्चों को पढ़ाते हैं। थोड़ा सा आप ये बताएंगे कि हम किसे स्पेशल बच्चे कह रहे हैं? स्पेशल बच्चे बेसिकली अगर हम नियम के अकॉर्डिंग जाएं तो हमारा जो अभी RPWD एक्ट आया था उसने 21 डिसेबिलिटी को एक तरह से कैटेगराइज किया है। लेकिन जो हमारे यहाँ बीएड चलता है बेसिकली 4 स्पेशलाइजेशन में चलता है। IDD इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी, जो बच्चे बौद्धिक रूप से अक्षम होते हैं। दूसरा है हियरिंग इम्पेयरमेंट यानी कि श्रवण बाधिता, जो बच्चे सुन नहीं सकते। अगला है विजुअल इम्पेयरमेंट यानी दृष्टि बाधित, जो बच्चे देख नहीं सकते। और चौथा है आपका लर्निंग डिसेबिलिटी यानी अधिगम अक्षमता, जो बच्चों को पढ़ने लिखने में प्रॉब्लम होता है। तो बेसिकली जो हम अभी काम कर रहे हैं वो इन 4 डिसेबिलिटी पे काम कर रहे हैं। हम जो बात कर रहे हैं, हम सोसाइटी के अपने उन बच्चों की बात कर रहे हैं जो समवेयर फिजिकली डिसेबल हैं और बाकी बच्चों से उनको एक एक्स्ट्रा केयर चाहिए या फिर एक अलग तरीके की शिक्षा उनको चाहिए। बेसिकली आप कह सकते हैं कि हम एक शब्द प्रयोग करते हैं डिफरेंटली एबल, क्योंकि हम एबल तो है ना, उनका अपना वे है किसी भी चीज़ को करने का, और वो समाज से चाहता है कि वो उस दृष्टि से उन लोगों को देखें बेसिकली। तो जब हम कहीं पर को आप 21 प्रकार की जो पूरे डिसेबिलिटीज़ की बात कर रहे हैं, अभी जैसे इतने लंबे से समय से आप काम कर रही हैं, तो आपको यहाँ जो उत्तराखंड वाला एरिया है यहाँ पर को मेनली क्या ये 4 ही डिसेबिलिटीज़ हैं जो दिख रही हैं आपको? नहीं, सारी ही दिखती हैं, लेकिन बेसिकली क्या है ना कि वो 21 के 21 को भी हम कहीं ना कहीं फिर कैटेगराइज, जैसे वो 21 बनी है उनको भी हम कहीं ग्रुपिंग कर देते हैं। जैसे आप ऑटिज़म है, ऑटिज़म है तो ऑटिज़म को क्या न्यूरो डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी के अंतर्गत हम 3 ले लेते हैं। जैसे लर्निंग डिसेबिलिटी, हमने इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी और हमने ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर ले लिया, तो वो न्यूरो डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी हो गया। हमने सेंसरी डिसेबिलिटी ले ली जो सेंसेस से रिलेटेड है, जैसे हमारा मैंने आपको बोला HI, VI और डेफ ब्लाइंड। डेफ ब्लाइंड मतलब वो दोनों कि वो सुन भी नहीं सकता और वो
बोल भी नहीं सकता। जैसे हम हेलन केलर की बात करते हैं, वो डेफ ब्लाइंड थी। सोचिए कि 2 सेंस जिसकी काम नहीं करती वो कैसे सरवाइव करेगा। और तीसरी है तीसरी है लोकोमोटर डिसेबिलिटी। लोकोमोटर यानी कि जितनी भी फिजिकल डिसेबिलिटी हैं उसके अंतर्गत आ जाती हैं। फिर एक आता है मल्टीपल डिसेबिलिटी। ये होता है कि जहाँ एक के साथ एक और एसोसिएट होती है। माना कोई बच्चा आईडी है, आईडी के साथ उसे ऑटिज़म है, या कोई एचआई है, एचआई के साथ आईडी है, तो वो मल्टीपल है। ये तो एक उस तरीके की बात हो गई कि डिपार्टमेंट या फिर सरकारी संस्थाएं किस तरीके से देखती हैं। आप इस पूरे हिस्से को या फिर और ये जो शिक्षा का क्षेत्र है, आप किस तरीके से इसको देखती हैं एज अ, हम कहें कि सोसाइटी का पार्ट रहते हुए, और किस तरीके के आपके एक्सपीरियंस रहे हुए हैं जब आपने काम करना शुरू किया हुआ? क्योंकि सबसे पहले क्योंकि मैं एक स्पेशल चाइल्ड की मदर हूँ, तो इस फील्ड में मैं अपने बेटे की वजह से आई कि आज मेरा बेटा 20 साल का हो गया। तो आप माने कि मेरी 20 साल की जर्नी है इस क्षेत्र में, कि जब 2004 में वो पैदा हुआ तो हाइपॉक्सिया था उसे। हाइपॉक्सिया होता है लैक ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि बच्चे को बर्थ क्राई नहीं थी। कहते हैं ना जब बच्चा पैदा होता है तो उसको बर्थ क्राई होनी चाहिए, तो वो डिले हुआ। तो इस वजह से कहीं ना कहीं रह गया, क्योंकि ऑटिज़म न्यूरो डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी के अंतर्गत आता है। तो कहीं ना कहीं उसके जो नर्व्स में है उसमें ऑक्सीजन नहीं गई, तो उसकी वजह से डॉक्टर जो बोलते हैं, क्योंकि मेरे बेटे को ऑटिज़म है, ऑटिज़म अभी भी नहीं पता है, रीज़न नहीं पता, ऑटिज़म का कॉज नहीं मालूम कि ये क्यों होता है, इसका ट्रीटमेंट नहीं है अभी कि किस तरह से, या कोई दवाई कोई मेडिसिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ग्लोबली कोई ट्रीटमेंट नहीं, अभी रिसर्च ग्लोबली नहीं है, रिसर्च चल रही है। अगर डॉक्टर कहते भी हैं कि हम मेडिसिन दे रहे हैं, तो वो मेडिसिन इसकी देते हैं जो उसके साथ वो एसोसिएटेड कंडीशन होती हैं। जैसे बच्चा हाइपर है, अग्रेसिव ज़्यादा है, तो वो दवाइयाँ दे देते हैं कि उसका एग्रेशन कम हो जाए, ठीक है ना। या बच्चा सोता नहीं, कई बार ऑटिज़म का बच्चा ना सोता नहीं है, तो उसको उस तरह की मेडिसिन देते हैं। ये नहीं कि वो मेडिसिन ऑटिज़म की है, ऑटिज़म का भी कोई ट्रीटमेंट नहीं है। तो ये जो जर्नी थी धीरे धीरे, ऐसा नहीं है कि बर्थ के समय ही मुझे पता चल गया कि मेरे बच्चे को ऑटिज़म है। जैसे मेरा बच्चा जब पैदा हुआ तो कि 40 डेज़ वो हॉस्पिटल में रहा, तो 21 दिन बाद डॉक्टर ने बोला कि ये ज़िंदा रहेगा, और 5 साल में मुझे डायग्नोस हुआ कि मेरे बच्चे को कोई इशू है। आप थोड़ा सा इसको मतलब अगर चाहें तो ऐसे समझा सकते हैं कि एज अ पेरेंट्स आप जब इस तरीके से बच्चे को देखते हैं और किस तरीके से डील करा आपने, और आपके किस तरीके के एक्सपीरियंस रहे उसमें? क्योंकि जब मेरा बच्चा पैदा हुआ तो मैंने जैसे आपको बोला कि हल्द्वानी एक छोटा शहर है, और मेरा बच्चा बरेली रहा था हॉस्पिटल में। तो 1 साल तक तो डॉक्टरों ने उसे यहाँ पे देखा भी नहीं कि ये बाहर का केस है, तो हम उसे बरेली लेके जाते थे हर महीने। उसकी मैं डायरी मेंटेन की, क्या क्या उसका इशू है वो हम लेके जाते। धीरे धीरे जब वो चला, क्योंकि मेरा बेटा ऑलरेडी बीमार था, तो फिज़िकली भी वो वीक था, हर चीज़ जो माइलस्टोन है बच्चे के वो डिले रहे। जैसे नेक होल्डिंग डिले है, बच्चे ने बैठना धीरे शुरू किया, घुटनों के बल चलना, बोलना, इवन उसका जो 1-1, 2-2 शब्द हैं वो भी 4 साल में आए कि मामा, पापा। तो वो जो माइलस्टोन है वो भी लेट था। तो 5 साल में मुझे पता चला कि मेरे बच्चे को कोई प्रॉब्लम है। मैंने सुशीला तिवारी में ही उसको डायग्नोस कराया। तो एकदम से उन्होंने भी ऑटिज़म नहीं कहा, क्योंकि ऑटिज़म ऐसा है ना सर, वो आइसोलेटेड है। आइसोलेटेड का मतलब होता है कि अगर आप किसी ऑटिस्टिक बच्चे को देखोगे ना, तो फिजिकल अपीयरेंस से पता नहीं चलेगा कि बच्चे को प्रॉब्लम है। अगर वो माइल्ड है, जैसे उसमें लेबल होते हैं, लेबल ए, लेबल बी, लेबल सी। लेबल ए मेरे बेटे को है, तो अगर वो यहाँ पे बैठा है तो आप जज नहीं कर पाएंगे कि उसे कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि फिजिकली ठीक है, वो चल रहा है और खाना वाना सब खा रहा है। तो धीरे धीरे 5 साल में जब पता चला, तो जो बेसिकली मेरी जर्नी वहाँ से शुरू हुई, क्योंकि स्कूल में कोई एडमिशन नहीं लेता था यहाँ। आप अवेयरनेस की बात करते हैं कि मैं भेजूँ, क्योंकि ऑटिज़म का ये है ना कि वो बैठते नहीं हैं। उनकी कुछ, अगर आप कहें कि कुछ विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं कि क्या, जैसे एक तो रिस्ट्रिक्टिव बिहेवियर होता है कि किसी एक ही चीज़ पे लगें। अगर वो यहाँ पे बैठा है तो वो कोई बुक ही पलट रहा है, या वो एक इस तरह से मूव कर रहा है। और लैंग्वेज कम्युनिकेशन नहीं होता, सोशल कम्युनिकेशन बिल्कुल नहीं। अगर वो उस कोने में बैठा है तो मुझे उसको आई कांटेक्ट करवाना पड़ता, शिवेंद्र लिसन, जैसे वो खुद से बात नहीं करता है। ये सारी चीज़ें उन लोग की। और रिपीटेटिव बिहेवियर, हमेशा आप देखिएगा, जैसे मैं उसको बोलूँ शिवेंद्र यहाँ हो, तो वो उस बिहेव को रिपीट करता रहता है।
तो एज अ पेरेंट्स ही मैं इतनी अवेयर नहीं थी, क्योंकि मेरा बड़ा बेटा है शिवेंद्र, मुझे भी नहीं मालूम था। और हमेशा ऐसा जैसे फैमिली भी यही बोलती थी, नहीं नहीं वो कमज़ोर है, वो धीरे धीरे कर लेगा। सोचिए कि जब वो 5 साल का भी हो गया तब तक वो सिर्फ माँ, मम्मा, पापा, चाचा, जहाँ आप समझिए कि अर्ली इंटरवेंशन की इतनी बड़ी भूमिका है किसी भी बच्चे के विकास में। कहते हैं 6 साल तक पूरा बच्चे के भाषा का विकास हो जाता है, पूरा। आप सोचिए कि 5 साल तक तो मुझे यही नहीं पता है कि मेरे बच्चे को क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर वो पहले पता चलता तो शायद काम और हो जाता और बच्चा और अच्छा होता। तो वहाँ से पता चला, तो फिर एक तरह से जो स्पेशल चाइल्ड वाली जर्नी है ना सर, फिर वो वहाँ से शुरू हुई। अभी तक तो वैसे ही उसके पालन पोषण और एक होता है ना कि उसकी फिजिकल ग्रोथ पे मैं जा रही थी। अब पता चला कि कहीं कुछ और भी है, जो एक स्पेशल शब्द पहली बार उसके 5 साल में मैंने सुना। तो जैसे एज ए पेरेंट्स ये एक्सेप्ट करना वहाँ पर को किस तरीके की आपको कितनी दिक्कतें हुई उसमें? दिक्कतें सर, मैं सच बताऊँ ना, कई बार ऐसे बोलते तो ना मुझे वो शौक लगा और ना ऐसे कुछ, मतलब मैं जानना चाहती थी, क्योंकि जब से वो पैदा हुआ ना तब से ही, क्योंकि मैं तो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही थी। वो हमेशा, क्योंकि जब वो 40 दिन बरेली से आए तो वो बच्चा जैसा नहीं था, तब इतना पतला पीला सा ऐसा। सोचो कि उसका जब हमने नामकरण भी करवाया, उस 20 नवंबर को वो पैदा हुआ था, मुझे याद है कि हमने 15 जनवरी के बाद उसका नामकरण करवाया। तो पंडित जी भी वो जो धागा बांधते हैं ना, वो भी उनको डर लग रहा था कि आप बांध लें। तो वो सारा जो मेरा तब तक ध्यान ना सिर्फ उसके फिजिकल ग्रोथ पे था। सोचो कि मैं पूरे घर पे थी, हर चीज़ घर का देना है, हर चीज़ घर से करनी है, हमेशा छोटी छोटी चीज़ों से उसे इन्फेक्शन हो जाता था। तो ये सारी चीज़ें, और जब पहली बार सुना तो ऐसे कोई ना शौक और ना ऐसा कुछ नहीं लगा, बस कि चल रही है वो जर्नी। आप जैसे अवेयर थे कि इस तरीके की कोई चीज़ होती है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने आपसे कहा कि मैंने 5 साल में, क्योंकि एक्चुअली क्या था, तब मेरे देवर की शादी हो गई थी, तो मेरी देवरानी MSc बायोकेमिस्ट्री, तो उन्होंने दिल्ली काम किया था। तो उन्होंने पहली बार कहा कि कुछ प्रॉब्लम है दीदी, आप इसे दिखाएं। वही कहा, वो एक पहला टर्निंग पॉइंट था जब उन्होंने नोटिस किया। मैं सिर्फ अभी तक उसके फिजिकल ग्रोथ पे थी कि वो ठीक से चले, वो फिट रहे, उसका खान पान ठीक हो, जैसे उसका पूरा एक सिस्टम ही ठीक नहीं रहता था। अगर कभी उसका पेट सूख जाए या कभी कोई और इशू, जल्दी जल्दी बीमार होता था। तो वो पहली बार था, तो तब ये सुशीला तिवारी से मैंने शुरू किया। यहाँ पे कोई एक वहाँ पे स्पीच थेरेपिस्ट आई थी, तो उन्होंने मुझे बताया, उन्होंने मुझे ये भी कहा स्पेशल BEd कर लीजिए। मैंने कहा ये क्या होता है? तो वो पहला शब्द भी यहीं पे मैं पहली बार सुनी। तो फिर यहाँ से मैं, मेरे हस्बैंड ने दिल्ली से शुरू की सर चली। पहली बार हम दिल्ली गए, वहाँ पे हमने यहीं से एक इंस्टीट्यूट ढूंढा था, तो मैं पहली बार वहाँ गई। ये स्पेशल BEd क्या चीज़ है? स्पेशल BEd बैचलर ऑफ स्पेशल एजुकेशन, वही जो मैंने कहा कि हम UOU में कराते हैं, कि उन टीचर ट्रेनिंग को तैयार करते हैं जो इन बच्चों को पढ़ाते हैं। इस पर थोड़ा फिर आते हैं। थोड़ा आप मुझे ये बताइए कि आपके पर्सनल एक्सपीरियंस जो सोसाइटी की तरफ से आपकी ओर आए हुए हैं, वो इस दौरान किस तरीके के रहे हुए हैं? कुछ जगह पे मैं मतलब मुझे बहुत परेशानियां रहीं। क्यों? क्योंकि ऐसा, जैसे स्कूल पहली चीज़, तब तक तो मैं सफ़र कर ही रही थी। जब स्कूल में एडमिशन की बात आई, ले तो लिया, क्योंकि लेकिन जब लिया तो वो बैठता नहीं था, क्योंकि घूम रहा है और सारी चीज़। कई बार मुझे याद है कि जब मैं PTM में गई तो मेरे पास ना पूछने को कुछ था और ना वो कुछ कराते थे। तो ऐसा लगता था कि उन्होंने मेरा बेटा लिया है तो यही मेरे लिए बहुत है कि उन्होंने एडमिशन दिया है। तो वहाँ पे इस तरह का कुछ नहीं। तो पहली बार लगा कि मतलब कुछ नहीं हो रहा था। नहीं तो 5 साल का बच्चा तो काफ़ी कुछ सीखता है, हम पढ़ा रहे हैं। अब स्कूल का अपना एक करिकुलम है, तो मतलब एक है कि बस बच्चा बॉटल लेके, टिफ़िन लेके जा रहा है और मैं उसको ला रही हूँ। तो पहली बार वो हर्ट हुआ। और एज अ सोसाइटी इतना नहीं, थोड़ा बहुत, क्योंकि मैं जॉइंट फैमिली में हूँ, तब तक किसी को नहीं पता था कि ऐसा कुछ है। मैंने आपको बताया क्योंकि ऑटिज़म है, फिजिकली ठीक दिखता था, हर कोई कहता था थोड़ा शैतान है या उछल कूद ज़्यादा कर रहा है, ये था। लेकिन हाँ, उस बीच भी काफ़ी कुछ हुआ था, क्योंकि कई बार मुझे नहीं समझ में आता था। 2 और इस बीच हादसे मेरे बेटे के साथ हुए। एक बार वो जल गया। जल इसलिए गया कि मेरे यहाँ एक्चुअली मैं गांव में रहती हूँ, अगस्त का महीना था, तो बाहर मक्के की वो चल रही थी मनाई, तो सारे बच्चे बैठे थे, मेरा व्रत था, मेरी माँ जी भी बैठी थी, तो मैं उनके लिए चाय लाई थी, एक बड़ा सा गिलास, वो मैंने उनको दिया। तो मेरा सभी बच्चे बैठे थे, पता नहीं वो उठते हुए क्यों आ गया, उसने वो गिरा तो वो पूरा गिर गया सर। और यकीन मानिए अंदर का उसका वो दिखता है ना जो मांस, अगस्त का महीना और वो पूरी चाय गिर जाना। बल्कि मैंने अपने भाई को ही फ़ोन किया ऐसा, इसने कहा चल तू लेके आ, ऐसे ही लपेटा। तो यहाँ पे नीलकंठ था, हम यहाँ ले गए। तो पहली बार लगा कि सब बैठे हैं, उसके साथ ही क्यों। और एक बार मेरी फ्रेंड है यहाँ पे, उनकी शादी थी, तब भी वो जो बड़ा सा बलून लगा देते हैं उस पर कर रहा था अच्छा खासा। मेरे पापा देख रहे थे, मैं खाना खा के आई,
फिर वो खाना खा के आए तो मैं देख रही थी, उन्होंने कहा तुम खाओ, मैं खाना खाने की, तो वो खड़े थे। फिर उन्होंने मुझे बुलाया, वो शायद ऊपर से नीचे आए, किसी बच्चे का हाथ लगा तो वो पूरी एल्बो ही निकल गई। तो ये कुछ कुछ वो साइन मुझे दे रहे थे, जैसे वो चलते चलते गिर जाता था, हम उसे छोड़ नहीं सकते थे, जैसे उसे रोड में चलना नहीं आता था। बल्कि दादा हमेशा मजाक करता था या हम बात करते थे, मैं कहूँगी यार ये गांव के बच्चे ना, इनको शहर में रहना नहीं आता। तो मतलब जैसे अब गांव में तो फैला है, मैं यहाँ आती थी मेरे मायके में तो मुझे डर लगता था और गिर भी जाता था अक्सर छोटी छोटी। तो कहीं देते थे कि कहीं एक जो कोऑर्डिनेशन है ना, कि जैसे बच्चा चल रहा है, बैलेंस हो रहा है, चीज़ों को समझ रहा है, तो वो तब थोड़ा थोड़ा मुझे साइन आया। और जैसे अगर हम इसको समझना चाहें कि स्कूल्स का जो बाकी जो हमारी सोसाइटी में स्कूल्स होते हैं, उन स्कूल्स का क्या बिहेवियर ऐसे बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड या इस तरीके से कहीं पर होता है? हाँ, आप ये मान सकते थे कि वो चीज़ मैंने तब उतनी महसूस नहीं की, आज मैं बहुत करती हूँ। या आप लकीली मेरे बेटे के साथ मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैंने इतना नहीं झेला, लेकिन एज अ स्कूल जब आज मैं चलाती हूँ शिवेंद्रालय, तब मैं इस चीज़ को सर बहुत महसूस करती हूँ, जो पेरेंट्स आते हैं। उस वक्त नहीं था मेरे साथ। मैंने आपसे कहा कि मेरे यहाँ पे एक छोटा सा स्कूल खुला, तो उनका पहला स्टूडेंट मेरा बेटा था, उन्हें भी शुरू करना था, तो उन्होंने भी ले लिया। तो वो ठीक रहा। फिर मैं मुंबई गई तो वहाँ से बड़ा एक बदलाव मेरे बेटे के उसमें आया, तो ठीक रहा। तो जो ये बीएड वाली आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, वो फिर क्योंकि आप अपने बच्चे का ट्रीटमेंट चाह रहे हैं, वहाँ से कहीं पर को आपको बीएड की इन्फॉर्मेशन मिली? हाँ, क्योंकि बेसिकली अभी तक तो मैं फिजिकल ग्रोथ, फिर मैं उसके थोड़ा थोड़ा आया कि कहीं कॉग्निशन में प्रॉब्लम है। तो फिर जब हमने दिल्ली से शुरू किया, पहली बार मैं और मेरे हस्बैंड 3 महीना वहाँ रहे, हमने कमरा लिया, हम वहाँ रहे। तो पहली बार ये जो एक पूरा फील्ड है ना मेरे सामने तब खुला। वहाँ पे एक सेंटर था, ये वहाँ जाता था, वहाँ इसके सेशन होते थे। वहीं पता चला कि सिर्फ एकेडमिक नहीं है, सिर्फ रेमेडियल क्लासेस नहीं है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी एक शब्द है, इनके लिए बहुत ज़रूरी है। फिर वो हमने ऑक्यूपेशनल थेरेपी बेसिकली जो बच्चों की फाइन मोटर पे करती है, उनके ग्रॉस पे, उनके बैलेंस पे, जैसे होता है ना आपकी फिजियोथेरेपी और ऑक्यूपेशनल थेरेपी में एक कहते हैं वो हल्का सा बाल बराबर अंतर है। फिजियोथेरेपी वो है जो आपकी ग्रॉस मोटर पे करती है, यानी कि जब एक्सीडेंट हो गया, ये हो गया, आपको आपकी मसल्स ठीक से आए उन पे। सेम ऑक्यूपेशनल थेरेपी ये है जो खासकर हमारे स्पेशल नीड बच्चे हैं, उसमें भी जो ऑटिज़म है कि आई हैंड कोऑर्डिनेशन नहीं होता। कई बार आप देखेंगे ना, हम ब्रीडिंग करा रहे होते हैं, क्योंकि जब वो खा भी रहा है तो ये ऐसे जा रहा है ना, कि आई हैंड कोऑर्डिनेशन नहीं है। जब आप लिख भी रहे हैं, आपके हाथ में पेन और पेपर है, तभी तो जब आपका आई हैंड कोऑर्डिनेशन है। तो इन सब के लिए ऑक्यूपेशनल थेरेपी काम करती है। तो हमेशा आज मैं अपने पेरेंट्स को, क्योंकि ये मेरी खुद का एक्सपीरियंस है, जब मैं किसी भी पेरेंट्स को बोलती हूँ तो मैं कहती हूँ मेरी 20 साल की केस स्टडी है मेरे पास, मेरा बेटा, और लगभग 20 साल के जितने माइलस्टोन होते हैं मैंने वो देखे हैं। क्योंकि आप देखते हैं कि हर 5 साल में, हर 10 साल में एक माइलस्टोन है बच्चे का, कि कहीं पे भाषा का है, कहीं पे फिजिकल है, कहीं पे कॉग्निशन है, कहीं पे उसकी सोशल ग्रोथ है। तो ये सारी चीज़ें। जैसे आप एक बात अभी कह रहे थे कि अगर शायद मुझे कुछ साल पहले वो बात पता चल जाती, तो थोड़ा सा आप बता सकते हैं कि बच्चों के किस तरीके से, क्योंकि सभी के बच्चे होते हैं और बच्चों की कैसे ऐसे पहचान होती है। जैसे हम बाकी फिजिकल डिसेबिलिटीज़ की अगर बात करें तो वो तो दिख जाता है, यहाँ किस तरीके से अगर हम देख सकते हैं? बेसिकली ना ऑटिज़म, जैसे मैंने आपसे कहा, होने को डायग्नोस हो जाता है ना। जैसे जैसे वो अपने डेवलपमेंटल टास्क पे जाता है, उनको क्रॉस करता है, तो वो चीज़ें दिखने लगती हैं। कई बार पेरेंट्स इग्नोर कर देते हैं, और कई बार एक चीज़ और है मेरे साथ जो मैंने महसूस की कि डॉक्टर को नहीं पता। सोचिए कि पीडियाट्रिशियन को नहीं पता। अगर मुझे मेरा पीडियाट्रिशियन ये बता देता कि मैम इशू है, फिज़िकली ठीक है, मतलब हो जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं इसके कॉग्निशन में भी। तो ये मैंने बहुत बड़े डॉक्टर थे, मैं नाम नहीं लूँगी, लेकिन कभी उन्होंने ये नहीं बोला कि मुझे इस एरिया में भी काम करना है। तो कई बार मैंने देखा कि डॉक्टर भी अवेयर नहीं है इसके बारे में कि ये होना चाहिए। और अर्ली इंटरवेंशन बहुत जल्दी पता चल जाता है, जैसे डाउन सिंड्रोम बहुत जल्दी पता चल जाते हैं क्योंकि उनके फिजिकल अपीयरेंस दिखते हैं। और ऑटिज़म भी पता चल जाता है क्योंकि कई बार उसके जो आई कांटेक्ट नहीं बनाते वो बच्चे, जैसे हम देखते हैं ना, छोटा बच्चा होता है तो वो आई कांटेक्ट दे रहा होता है। तो कहीं जहाँ डॉक्टर अवेयर होते हैं वो कह देते हैं कि बच्चे को इशू है और आप इसको दिखाएं। तो अर्ली इंटरवेंशन वही है कि जितनी जल्दी पता चला हम उसके लिए काम करें। क्योंकि सर एक चीज़ और बताऊँ, कोई डिसेबिलिटी जो है वो बीमारी नहीं है। मेंटल इलनेस और डिसेबिलिटी में अंतर है। मेंटल इलनेस ये है कि मुझे एनजाइटी हुई, मुझे डिप्रेशन हुआ, ठीक है, मैंने अपने सेशन लिए, काउंसलिंग ली, दवाई ली और मैं सही हो गई, क्योंकि वो इलनेस है कि मैं मानसिक रूप से बीमार हूँ। ये क्या है? डिसेबिलिटी है, विकलांगता, यानी कंडीशन है, बच्चा जैसा पैदा हुआ है वो वैसा ही रहेगा। तो मतलब अगर मैं इसको समझना चाहूँ कि मुझे
किस डॉक्टर के पास जाना चाहिए, तो शायद क्या हो सकता है वो? देखिए, पहले तो सबसे पहले हमारे पीडियाट्रिशियन को अवेयर रहना चाहिए, क्योंकि वही हमें सबसे पहले मिलता है। सबसे पहले हम बच्चों वाले डॉक्टर के ही पास जाते हैं, या हमारी जो गायनी है या जो डॉक्टर हैं वही बताते हैं कि भाई आप जाइए, इसको क्या इसका आईक्यू टेस्ट कराइए, या आप इसको किसी साइकोलॉजिस्ट को दिखाइए, तो वो बताता है ना कि कब इसका असेसमेंट होगा, किस तरह से हम चलेंगे, है ना, क्या इसको पीटी की ज़रूरत है, क्या इसको ऊटी की ज़रूरत है, क्या इसको लैंग्वेज वाले की ज़रूरत है। भाषा का जितनी जल्दी जा पाए बच्चा, उतनी जल्दी जब ये बनते हैं, शब्द बन रहे होते हैं, शब्दों का निर्माण हो रहा होता है, अगर मिल जाए तो बच्चा सरवाइव कर जाता है। हम एक शब्द कहते हैं ना, रिहैबिलिटेशन, वही है हैबिलिटेशन, यानी कि जहाँ मैं रह रही हूँ वहीं पे उसको पुनर्स्थापित कर देना, है ना। बेसिकली जो स्पेशल एजुकेटर हैं वो रिहैबिलिटेशन वाले या रिहैबिलिटेशन से संबंधित वो कहलाते हैं, कि पुनर्वास के जो हैं, हमारी जो संस्था भी है जो हमें ऑथोराइज करती है, RCI, रिहैबिलिटेशन काउंसलिंग ऑफ इंडिया, तो वो इसी नाम से, और जो हम एज अ स्पेशल एजुकेटर तैयार करते हैं वो पुनर्वास के लिए ही काम करते हैं, कि उन बच्चों में जो प्रॉब्लम है उनको वो ठीक करें या उनके लिए वो काम करें, उन कंडीशनों में सुधार हो। माना कि वो मेडिकली उनको रिहैबिलिटेशन चाहिए तो उनको मेडिकल रिहैबिलिटेशन मिले, एजुकेशनल है तो एजुकेशनल मिले, सोशल है सोशल, एंड देन वोकेशनल है तो वोकेशनल। एक जो चीज़ है कि अभी के समय तो मैं इस तरीके के केसेस बहुत सारे देख रहा हूँ, पिछले 8-10 सालों में काफ़ी उस तरीके का दिखा है। जिस समय आप फेस कर रहे थे उस समय पर कोई इसकी स्थिति किस तरीके की थी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मुझे नहीं लगता कि जब मैंने ये जर्नी शुरू की, मुझे ऐसा कोई भी यहाँ पेरेंट्स मिला कि जिनका बच्चा स्पेशल है, क्योंकि मैंने भी 5 साल बाद शुरू किया, और मेरा बच्चा इस बीच में हल्द्वानी के छोटे छोटे स्कूलों में गया है। ऐसा नहीं कि मैंने उसे स्कूल नहीं भेजा, वो यहाँ के रेगुलर मोड के स्कूलों में गया है। लेकिन मुझे कोई भी ऐसा बच्चा नहीं मिला कि जो मतलब स्पेशल है। हाँ, यहाँ पे एक मैम थी, जब मैंने अपनी जर्नी फिर आगे शुरू की, जब मैं मुंबई गई, ये मेरा बेटा तब 7 साल का हो गया था, तब यहाँ पे कोई एक सेंटर, एक मैम चलाती थी, उनके बेटे को ऑटिज़म था, तो वो चलाती थी। तो पहली बार थोड़ा अवेयर उन्होंने मुझे किया, वहाँ पे देखे 2-4 बच्चे आते थे। एक चीज़ उन्होंने मुझे कही थी जो मुझे याद है कि मैम आपका बच्चा बहुत अच्छा है, अगर मेरा बच्चा ऐसा होता तो मैं इसे कहीं पहुँचा देती। तो मैंने उनसे यही पूछा था कि आप इसे कहाँ पहुँचा देती। तब मुझे एक बार को और लगा कि शायद मैं इसके लिए कुछ और कर सकती हूँ। तो फिर यहाँ से, क्योंकि मेरा छोटा भाई है मुंबई, तो दिल्ली जाती थी मैं, उसने कहा तुम देख लो, तुमको मुंबई में कुछ मिलता है तो तुम आओ यहाँ देख लो इसके लिए। तो फिर जब मैं मुंबई गई सर, यहाँ से शिवेंद्र 7.5 साल का था, छोटा बेटा मेरा 11 महीने का था, मेरा दूसरा बेटा भी हो गया था, तो इन दोनों को लेके मैं मुंबई गई। तो फिर वहाँ से जो एक जर्नी शुरू हुई कि जो एक वो नेगेटिव वो था ना, कि क्योंकि तब तक ना मुझे समझ में आ रहा था, ना फैमिली को, और ना यहाँ पे एक डॉक्टर, मतलब सब एक उलझा था। मुझे आज भी याद है, यहाँ के एक बहुत अच्छे न्यूरो सर्जन हैं, मेरे हस्बैंड के मामा डॉक्टर थे, तो उन्होंने सजेस्ट किया, तो मैं गई उनके पास। तो जाते मेरा बेटा क्योंकि अच्छे से वो जाके बैठ गया, तो मैं भी बैठी, तो डॉक्टर बोलते हाँ क्या प्रॉब्लम है मैम इसे। मैंने कहा सर आप बताइए ना इसको क्या प्रॉब्लम है, ये तो मैं पूछने आई हूँ। तो मतलब वो भी मुझे नहीं बता पाए कि इसको ऑटिज़म है, एक जो शब्द है। सोचिए कि अभी तक मैं 5 साल, जो मुझे पता चला 6-7 साल तक मैं जूझ ही रही हूँ कि मेरे बेटे के सर्टिफिकेट में लिखा ही नहीं है कि उसको क्या है। मैंने अभी तक उसका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनाया ही नहीं है, किसी ने मुझे कहा ही नहीं कि बनाइए। वो तो जब मैं मुंबई गई, वो वहाँ के स्कूल जो है वो बिना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के एडमिशन नहीं लेते। उन्होंने सबसे पहले कहा कि मैडम डिसेबिलिटी बनाइए। तो मैं मुंबई JJ हॉस्पिटल है, क्योंकि गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट से बनता है, तो पहली बार वहाँ इसका वो हुआ असेसमेंट, और पहली बार बहुत अच्छे से कोई साइकोलॉजिस्ट थी, उन्होंने बुलाया, पूरा टूल लगाया इसका, और वो लोग बहुत अच्छी है। मतलब मैं ये हमेशा, और मैं हर किसी से कहती हूँ कि अगर इंडिया में कहीं भी इन बच्चों के लिए लोग अवेयर हैं और काम करते हैं तो वो है मुंबई, जहाँ एक रिजनेबल पैसे में गरीब से गरीब बच्चा भी सर्वाइव कर जाता है। सोचिए उसी हॉस्पिटल में एक दिन में उन्होंने मेरे पूरे बेटे का असेसमेंट कर, इसका पूरा रेलवे पास भी, सारी व्यवस्था एक ही हॉस्पिटल में है, रेलवे पास बनवा के हाथ पे दे दिया, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट देके IQ करके मुझे दे दिया कि पेरेंट्स सफ़र ना करें। तो वहाँ एक जो स्कूल की, वहाँ पहली बार मुझे लगा कि इन बच्चों का स्कूल होता है और उस स्कूल में काम होता है। जब उनके PTM में मैं जाती थी तो मेरे पास बहुत सारी चीज़ें होती थी पूछने को, और उनके पास मुझे बताने के लिए। तब पहली बार लगा कि एक जैसे रेगुलर स्कूल में हम जाते हैं, ऐसे ही मैं भी जा रही हूँ, और कोई इतना इशू नहीं है मेरे बच्चे के साथ, ये सारी चीज़। दूसरे जैसे अगर मैं अभी के समय पर को इसको समझना चाहूँ, तो जो वही मैं बात कह रहा था कि ऑटिज़म वाली के जो केसेस अभी के समय आते हैं, तो लोग कहते हैं कि शायद बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें या फिर TV
या फिर मोबाइल हमारी लाइफ स्टाइल में ऐसा इंगेज हुआ है, उससे जो स्किल्स हैं बच्चे की बोलने की या इस तरीके की, वो चीज़ें कमज़ोर हो रही हैं। ये इस तरीके की थ्योरी या उस तरीके का आपके कोई एक्सपीरियंस या फिर आपकी कोई फाइंडिंग्स रही हैं ऐसे ही? देखिए ना, मैंने आपसे पहले भी कहा कि ऑटिज़म का अभी कॉज नहीं मालूम, उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी जब कई बार ये बातें होती हैं कि क्यों, क्योंकि लेट स्पीच की बड़ी, आप जैसे आप कह रहे हो, तो अभी बड़ा कॉमन हो गया कि 3-3.5 साल में बच्चा बोल रहा है, इस तरीके की जो स्किल्स हैं वो डिलेड हो रही है। डिले हो, क्योंकि पेरेंट्स को नहीं मालूम। लेकिन कई बार जब कॉज जानते हैं तो अलग अलग कॉज हैं। पहला कॉज जब डॉक्टर बताता है कि पेरेंट्स की जो एज है, आज जो वो एक लेट मैरिज होती हैं, अभी मैंने भोपाल में कॉलेज में ऐसे ही लेक्चर दिया तो कई गर्ल्स आ गई, मैम क्या इसकी वजह से बच्चे डिसेबल्ड होते हैं? मैंने कहा इसकी वजह से नहीं होते, ये एक कॉज है, एक कॉज हो सकता है। जब डॉक्टर बोलते हैं, पेरेंट्स पूछते हैं ना कि क्यों, अगर एज ज़्यादा है पेरेंट्स की तो ये भी एक रीज़न है कि बच्चा पर्सन विद चाइल्ड विद डिसेबल हो सकता है। अब उसमें वो ऑटिज़म, आईडी, कुछ भी, वो एक अलग रीज़न है कि किस तरह से होगा। इस तरीके के रिसर्च पेपर होंगे। हाँ, बहुत हैं, बहुत रिसर्चेस होती हैं। ये है हमारा जो खान पान, जो आजकल हम कहते हैं ना, इतनी हम इस तरह का खादें और ये सारी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, और हमारा जो जंक फूड है, हमारा ये जो इन्वायरमेंट है, ये भी एक कारण है कि बच्चा ऑटिस्टिक पैदा हो रहा है। पहले इतना केसेस नहीं थे, आप देखें आज तो बहुत ऑटिज़म तो बहुत ही ज़्यादा दिखते हैं। और तो फूड हैबिट्स के अलावा आप क्या कह रहे हो कि जो हम पेस्टिसाइड्स वगैरह, ये उस तरीके okay. वो सारी। और तीसरा अभी आया है कि एक तरह से ना कि टीवी से रिलेटेड भी ऑटिज़म है। हमने बात किया था, मैं नाम भूल रही हूँ उसको, कुछ एक स्पेसिफिक ऑटिज़म या वैस या कुछ करके ऑटिज़म कहते हैं, वो है जो टीवी। क्या होता है कि सिंगल बच्चा आपके घर में एक ही है या दो हैं, पेरेंट्स टीवी के आगे या मोबाइल के आगे, तो कम्युनिकेशन क्या ख़त्म हो गया। बच्चा बैठा है और बच्चा देख रहा है। टीवी देखना क्यों मना है? इसलिए मना है कि वन वे कम्युनिकेशन हो गया ना, बच्चा सिर्फ देख रहा है, वो कोई एक्टिविटी नहीं, कुछ भी नहीं चल रहा। तो उससे क्या है कि उसकी सोशल स्किल प्रभावित हो गई, क्योंकि अगर उसके सामने कोई बंदा आएगा, ऑटिज़म का ये भी तो है ना कि जैसे कोई ऑटिस्टिक चाइल्ड बैठा है, मैं यहाँ से गुजर भी रही हूँ तो मुझे नहीं देख रहा, लेकिन कई बार आप देखिएगा जो बच्चे टीवी देख रहे होते हैं, घर में कुछ चल रहा है या उनके हाथ में मोबाइल है तो घर पे कुछ हो रहा है तो नहीं है। तो वो कॉज है, और इसकी वजह से भी ऑटिज़म हो रहे हैं कि ऑटिस्टिक बच्चे जो हैं एक तरह से बढ़ रहे हैं। तो अगर मैं फिर से पीछे जाकर, आपका जो कहीं जो स्पेशल बीएड वाला जो आपका चल रहा है, यहाँ ये कहाँ से आपने किया हुआ था? बेसिकली वही, जब मैंने बताया कि मैं मुंबई गई, 2 साल के लिए गई थी। पहले साल तो सेटलमेंट रहा मेरे बेटे के लिए कि उसके लिए हमने स्कूल ढूंढा और उसको स्कूलिंग उसकी हमने थेरेपी शुरू कराई, ऊटी और ये स्पीच एक। हाँ, वहाँ पे मुझे एक टर्म और पता चला, लैंग्वेज थेरेपी। अभी तक स्पीच था, तो वहाँ पे एक बहुत बड़ी वो है, स्पीच थेरेपिस्ट हैं, लैंग्वेज थेरेपिस्ट हैं, दोनों ही काम करती हैं। उन्होंने जैसे स्पीच थेरेपी, आप क्योंकि ऐसा है कि ये बहुत ही लेमैन लोगों के लिए जाना है, तो थोड़े से अगर ऐसे टेक्निकल वर्ड आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो, अगर मैं स्पीच थेरेपी की बात करूँ। हाँ, स्पीच का मतलब होता है कि आपका जो साउंड है, स्पीच, जैसे अगर किसी बच्चे में अ, ब, मामा, पापा, काका है, यानी स्पीच है। जब स्पीच होगी तभी लैंग्वेज होगी, यानी तभी भाषा होगी ना। भाषा यानी कि भाषा का जो हम भाषा के द्वारा जो संप्रेषण या कम्युनिकेशन करते हैं, भाषा क्या है? जब मैंने कहा मम्मा पानी दे दो, ये मम्मा पानी दे दो एक भाषा बन गई ना। लेकिन अगर मैं मम्मा, पापा, दादा कह रही हूँ तो ये सिर्फ स्पीच है। मेरा जो बेटा है वो सिर्फ मम्मा, पापा, मम्मा पानी। अब मम्मा पानी मुझे समझना पड़ता था, उन्होंने इसको फिर पूरी एक भाषा दी। तो वो जो वहाँ पे उसके सेशन होते थे मेरे बेटे के, स्पीच थी लैंग्वेज की हुई। तो ये अंतर है। और हाँ, तो वहाँ पे जो शुरू हुई, मैं जब मुंबई गई तो फिर एक बार ऐसे मेरे बेटे के सेशन में थी मैं, ये ऊटी के सेशन होते थे, तो वहाँ पे कोई बैठी थी। उन्होंने कहा मैम ऐसी बात होती थी, कहाँ से आए, तो खाली क्यों बैठती, आप भी कुछ कर लो। मैंने कहा मैं क्या करूँ? तो बोलती बीएड करिए ना। मैंने कहा कहाँ से होता है? उन्होंने कहा चलिए मैं ले चलूँगी। तो नेक्स्ट डे वहीं पे, मैं सेंटा क्रूज रहती थी, SNDT मुंबई है, काफ़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है, तो वो इसका बीएड कार्यक्रम कराती है। तो वहाँ पे लेके गई, मैंने फॉर्म फिल किया, मेरा हो भी गया। और SNDT मुंबई ऐसी यूनिवर्सिटी है, वो तब से ये प्रोग्राम कराती है ना सर, जब सोचिए कि हमारा जो रिहैबिलिटेशन काउंसलिंग इंडिया RCI वो 92 में आया है, वो 70s से कराती है। और इवन मैं मुंबई में कहीं भी घूमी, वहाँ जितने भी लोग मुझे मिले वो वहीं से थे। और जो उनका एक कोर्स है ना, यकीन मानिए कि मतलब मैं
इंडिया का सबसे बेस्ट। और वो जो कोर्स बीएड कराते हैं, जब आप वहाँ घुसते हैं और वो जब आप वहाँ से निकलते हैं तो आप में एक बहुत बड़ा चेंज होता है। तो उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया सर, बहुत। मतलब मैं डांस म्यूज़िक की लाइन से थी, तो मुझे हमेशा एक टेंशन रहता था। यहाँ मेरा स्कूल था 50 बच्चों का, सोचिए मेरे बच्चे होने के बाद वो बंद हो गया। एक तरह से कहीं मैं भी डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन और एक होता है ना एक नेगेटिव उसमें चलेगी कि इतना सीखा, इतना कुछ किया, सब बर्बाद गया। मैं सोचिए कि सिर्फ हॉस्पिटल जा रही हूँ और अपने बच्चे के साथ हूँ। तो पहली बार याद है मेरी काउंसलिंग चल रही थी, तो डॉक्टर भान थी, तो अभी वहाँ पे डायरेक्टर है, मेरी ऐसे ही फॉर्म पलटी, ओह तुमने डांस सीखा है, ओह तुमने म्यूज़िक भी सीखा, ओह तुम्हें तबला भी आता है, अच्छा बताओ स्पेशल बच्चों के साथ इनका यूज़ कैसे करूँगी। तो पहली बार लगा कि जो सीखा था वो बर्बाद नहीं गया। और यकीन मानिए कि मैंने बहुत यूज़ किया, वहाँ के प्ले मैंने लिखे और बहुत कुछ किया। तो लगा कि वो जो म्यूज़िक मैंने डांस सीखा है शायद वो मेरी एक स्किल थी और वो जहाँ आज इस फील्ड में काम आई। तो 2 चीज़ों ने मुझे बदला मुंबई में। और जैसे एक मेरे बेटे का स्कूल बहुत अच्छा स्कूल था, बेसिकली वो एलडी का था, लर्निंग डिसेबल जो बच्चे होते हैं, लेकिन उन्होंने मेरा बेटा क्योंकि माइल्ड है एकदम से, लेवल ए पे है, तो उन्होंने शिवेंद्र को ले लिया। तो उस स्कूल ने भी बहुत कुछ, मतलब जैसे ये खाता नहीं था, मुझे याद है ना जब भी मैं जाती थी तो रोटी लेके और नमक लेके जाती थी सफ़र में, इसको गोजा बना के वो रोल रोल बना के दे देती। उन्होंने खाना सिखाया। उनके यहाँ के मतलब स्कूल के सिस्टम में था कि सुबह का नाश्ता वहीं मिलता था। मुंबई में वो स्कूल सुबह 9 से 3 चलता था, दिन का लंच मैं भेजती थी पूरा, और सुबह का नाश्ता वो वहीं से प्रोवाइड कराते थे। वो फीस में ऐड था कि कभी वहाँ मिसल पाव, कभी पाव भाजी, इडली। तो एक इसका जो टेस्ट डेवलप था ना, मैं खिलाती नहीं थी कि इसको पचता नहीं है, और वहाँ वो डेवलप हो गया। और हर जगह इवन वो मूवी, एक बार पहली बार मुझे याद है किसी ने मूवी वो ऑर्गेनाइज़ कराई, किसी पेरेंट्स ने, तो उन्होंने कहा मैसेज आ गया कि बांद्रा में वहाँ पे आप कल सुबह बेटी को छोड़ देना। मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा मैम क्या ये मूवी देखेगा, क्या आप इसे बिठा लेंगे? उन्होंने कहा नहीं आप छोड़ देना। तो छोड़ा मैंने, तो फर्स्ट क्लास वो बैठा भी और लाई भी, और कितने कार्यक्रम घुमाने ले जा रहे हैं। हाँ वो नाइट उनका था पिकनिक, उनके करिकुलम का हिस्सा था, नाइट पिकनिक कराते थे। सारे बच्चे जो हैं डाइपर वाले, सोचिए मेडिसन लेके सब, ये 2 दिन बाहर रह के आया। और मैं इसके स्पोर्ट्स देखा और मैंने प्ले देखा। मैंने अपनी ज़िंदगी में इतना अच्छा प्ले एक यहाँ के रेगुलर मोड के स्कूलों में नहीं देखा जो मैंने स्पेशल स्कूल में वहाँ देखा। क्या वो लोग प्ले कराया, सोचिए रिहर्सल जहाँ था, मुझे याद है लीलावती हॉस्पिटल के सामने कोई एक वो था ऑडिटोरियम लिया था, कम से कम 2 या 3 बार मैं वहाँ पे रिहर्सल के लिए लेके गई। तो इतना शानदार, तो पहली बार मुझे लगा कि इन बच्चों के साथ अगर हम कोशिश करते हैं और हम इन लोगों के लिए काम करें तो ये कर सकते हैं। हाँ अपनी अपनी क्षमता है, ठीक है ना, वही है ना कि छोटा गिलास में कम पानी और बड़े गिलास में ज़्यादा, आप ये नहीं कह सकते ये कुछ नहीं कर सकते। तो ये एक जो परिवर्तन था सोच में, जो मैं आज भी कहती हूँ, जैसे मुझे कोई कहता है कि नहीं, मैं कहती हूँ नहीं, ये गारंटी नहीं दूंगी कब ठीक होगा, लेकिन ये बच्चा कुछ करेगा, ये गारंटी मैं देती हूँ। तो थोड़ा सा ये कोर्स जो स्पेशल बीएड वाला है, आप इसमें क्या क्या सिखाते हैं और किस तरीके की चीज़ें होती थी जब आप सीख रहे थे, तो वो बता सकते हैं? हाँ क्योंकि हमेशा एक्चुअली आज आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, कल ही मेरी फ्रेंड आई थी क्योंकि हमने SNDT में साथ में वो किया था। 10 साल बाद वो यहाँ नीम करौली घूमने आई थी, उड़ीसा से थी वो, तो कल ही हम मिले हैं। तो फिर वही जिक्र आया कि वो कोर्स सच में, मतलब मैं तो सल्यूट भी करती हूँ मैम लोगों को। कई बार क्या होता था कि मेरा बड़ा बेटा स्पेशल था और छोटा वाला सिर्फ मेरा तब 2 साल का। अब ये था उनका कोर्स 9 से 5, 9 से 5 मतलब वो बीएड 9 से 5 आपको जाना है। 9-10 पे आप गए तो कमरे का दरवाज़ा बंद हो जाता था, वहाँ लेक्चर चलती थी, क्लासेस नहीं होती थी। आज एक का लेक्चर है तो वो 2 घंटे का, अब वो दरवाज़ा नहीं खुलेगा। अब कैसे हो कि अब ठीक है बड़ा बेटा तो स्कूल जा रहा है, लेकिन फिर उसकी वो थी क्लासेस थी, अब मुझे तो 9 से 5 जाना और छोटा बेटा भी। अब कैसे हो, ये सारी चीज़ें मैनेज की गई। और शुरू में मैं उनके पास गई, मैंने कहा नहीं मैम मेरा बच्चा, मैं आ नहीं पाऊँगी, मैं कुछ ही दिन आऊँगी। उन्होंने कहा नहीं, वहाँ की जो डायरेक्टर थी उन्होंने कहा नहीं, छोटे बच्चे को क्या प्रॉब्लम है, उनका अपना स्कूल चलता है वहाँ पे, अर्ली इंटरवेंशन पे भी चलता था स्पेशल, कहने लगे दोनों को यहीं डाल दो, जो तुम्हारा नॉन डिसेबल्ड है उसको अर्ली इंटरवेंशन में डालो, जो वहाँ पे नॉन डिसेबल्ड बच्चे आते हैं बड़े वाले को आरुषि में डालो। नहीं, तो मैंने कहा मैम कैसे होगा ये। उन्होंने कहा देखो बच्चा, हम इस कोर्स के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, क्योंकि ये उन पेरेंट्स के बच्चों के लिए है जो ऑलरेडी सफ़र करते हैं। हम आपकी ये मदद तो कर सकते हैं, लेकिन हम आपकी टाइम और किसी और चीज़ में हम आपकी कोई मदद नहीं करेंगे। करना है आपको करिए, नहीं तो आप जाएं। मतलब उनका इससे भी मतलब नहीं है कि हमें सीट भरनी है ये सब। तो सर जो उन्होंने सिखाया, मतलब यकीन मानिए आप कभी भी किसी भी से भी SNDT मुंबई वो जो जुहू रोड के अगर वहाँ की बीएड ट्रेनी है तो वो बताएगी कि वो जो सिखाते हैं ना सर, वो कोई नहीं सिखा सकता। उनका एक लंबा एक्सपीरियंस भी है कि किस तरह से आपको एक स्पेशल एजुकेटर तैयार करना है।
सोचिए मेरा तो बच्चा है ना सर, मैंने तो देखे हैं, वहाँ तो वो बच्चियाँ ना 21-20 साल की BA करके आती थी। कई बार उनका होता था कि हम छोड़ देते हैं कोर्स, हमसे नहीं हुआ। सोचिए कि ऑटिज़म वाला बच्चा भाग रहा है, ID है, किसी की नाक बह रही है और ये सब, क्योंकि वो सिखाया जाता था कि आप बस माना कि मैं लेसन भी ले रही हूँ, अगर किसी की नाक, किसी का वो लाड़ सी आती तो आप मैंने हैंकी रखा, मैंने पूछ दिया। क्योंकि ऐसा नहीं कि वो बच्चे डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे, आपने उन्हें यही सब तो सिखाना है कि बिहेवियरल इश्यूज़ हैं, उनकी जो सोशल बिहेवियर हैं, उन्हीं पे तो काम करना है। तो जो आपके साथी एजुकेटर उस समय थे जो बीएड कर रहे थे, मैं इसलिए भी इसको समझना चाह रहा हूँ कि कौन वो लोग हैं जो इस एरिया में आना चाह रहे हैं, क्योंकि अपने आप में हम जैसे ये एज ए प्रोफेशन चूज़ कर रहे हैं, तो समवेयर क्या अधिकतर लोग ऐसे ही होते हैं जो खुद सफ़र कर रहे होते हैं, या फिर आम लोग बाई चॉइस भी इसको चूज़ करते हैं? ज़्यादातर इस फील्ड में अगर आज मतलब अभी मैं बात करूं, जितने भी मुझे मिलते हैं वो ज़्यादातर पेरेंट्स हैं। आप स्कूल देखिएगा पेरेंट्स के हैं, सोसाइटियां पेरेंट्स की हैं, इसके ज़्यादातर जितने भी इनके संस्थान हैं वहाँ पे पेरेंट्स हैं, क्योंकि पेरेंट्स ने शुरू किया है। अमर ज्योति है, तो ये उमा तुली है शायद, उनका है, उनका भी शायद कहते हैं कि बच्चा था। एक्शन फॉर ऑटिज़म है, कुछ बरवा मैम कुछ करके उनके बेटे को ऑटिज़म था, तो यही लोग ज़्यादातर वो रहते हैं। हाँ, जब मेरा बीएड में हमारा पहला लेक्चर हुआ था तो मुझे याद है कि हमारे डायरेक्टर ने हमें बताया था कि समाज में ये मूवी ये किस तरह से प्रभावित करती हैं। उन्होंने बोला था कि हमारी जो स्ट्रेंथ रहती थी 20-25 ऐसे ही आते थे। कुछ लोग वो आते थे जो पेरेंट्स हैं, कुछ वो हैं जिसने कहीं देखा है कि इन बच्चों के साथ हमें काम करना है, कुछ ऐसे ही चलो मेरी सहेली भी कर रही है मैं भी कर लेती हूँ। तो उन्होंने कहा जब वो तारे ज़मीं पे मूवी आई थी तो उसके बाद की जो स्ट्रेंथ थी वो हमारी सबसे ज़्यादा थी, कि वो जो मूवी आई उसमें जब वो उन्होंने देखा कि इस तरह का भी कुछ हो सकता है, तो कहीं ना कहीं ये मूवी, ये समाज भी सर उस कोर्स को प्रभावित करता है। और दूसरा, जैसे मैं उत्तराखंड की बात करूँ, हम ही यहाँ बीएड चलाते हैं सर, तो हमारे यहाँ ज़्यादातर बच्चे ना बाहर के हैं, हरियाणा और राजस्थान, क्योंकि वहाँ पे सरकारी पोस्ट निकलती है। कई बार है कि सरकार अवेयर है क्योंकि वो स्पेशल एजुकेटर में गवर्नमेंट जॉब दे रही है, और लेकिन जैसे अभी हमारे यहाँ उत्तराखंड में कुछ टाइम पहले पोस्टें आई थी, होने को तो अभी उसमें कोर्ट का स्टे लग गया, लेकिन फिर भी एक अवेयरनेस आई कि इस लाइन में भी आपको नौकरियां मिल सकती हैं। तो अब हमारे यहाँ ना सर उत्तराखंड के भी बहुत बच्चे ये बीएड कर। अभी क्या स्थिति है उत्तराखंड की, अगर मैं ऐसे देखना चाहूँ कि इन बच्चों के लिए एजुकेशन में किस तरीके की स्थिति है? जो टीचर हैं, देखो जो हमारे यहाँ से बीएड करके जाते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर है, अर्ली इंटरवेंशन सेंटर खुल चुके हैं, हमारे DDRC हैं। इसने अभी अपनी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, इन्होंने बोला है कि हर एक स्कूल में स्पेशल एजुकेटर होना चाहिए, क्योंकि वो इंक्लूसिव एजुकेशन की बात कर रही है, कहती है ना कि समावेशी शिक्षा है, हर स्कूल में एक स्पेशल एजुकेटर होना चाहिए। तो इसलिए कि बहुत ज़्यादा अभी यकीन मानिए आप, जो रेगुलर मोड का जो जनरल बीएड है उससे ज़्यादा जो संभावनाएं हैं वो हमारे कोर्स में ज़्यादा है, बट यह है कि थोड़ा सा अवेयर नहीं है। और सेंटर है, जैसे मेरा स्कूल है शिवेंद्रालय, तो यहाँ पे अभी मेरे यहाँ जो टीचर हैं, सोचिए कि 8 टीचर हैं, तो रोजगार काफ़ी है सर। और जैसे अगर मैं, ये तो सरकार वाला पार्ट हो गया, यहाँ किस तरीके की अवेयरनेस आप देख रहे हो उत्तराखंड में, जो पेरेंट्स हैं या फिर ये कुमाऊं गढ़वाल के दोनों इलाके हैं, इनमें जो आपके जैसे इस तरीके के सेंटर्स जो चला रहे हैं, वहाँ कितनी अवेयरनेस देख रहे हो आप? मैं अगर बात करूं, जैसे मैंने कहा मेरी 20 साल की जर्नी, तो इधर 2-4 साल, 4 या 5 साल से मैं देखती हूं कि अवेयरनेस बहुत है। जैसे अब हमें ना कई बार होता है कि अब हमें उस क्वांटिटी या उस पे काम नहीं करना, अब हमें क्वालिटी पे काम करना। अभी सिर्फ हमें, अभी तक तो यही बताना था कि ये भी कुछ होता है, मुझे लगता है वो लगभग हो चुकी है। अगर मैं लेकिन कई बार मैं ये भी आपको बताऊं कि मैं बहुत ज़्यादा पहाड़ों को नहीं जा पाई हूँ। मैं एकदम से, अगर आप मुझे मुनस्यारी, चंपावत इधर की बात करें, तो लोग अभी वहाँ से जो बच्चियाँ आती हैं वो ज़रूर कहती हैं कि मैम अभी वहाँ अवेयरनेस नहीं है। लेकिन अगर आप, मैं बात करूँ अल्मोड़ा, नैनीताल, हल्द्वानी, रुड़की, देहरादून, तो ये एरिया अवेयर हैं और यहाँ पे अच्छे खासे सेंटर चल रहे हैं। और जो हम इस कोर्स की, आपके यूनिवर्सिटी में जो चल रहा है कोर्स, इस कोर्स को किस तरीके से चलाया जा रहा है, या फिर वो जो आम बीएड है वो उससे किस तरीके का अलग है? सर मैंने आपको बताया कि बीएड है स्पेशल एजुकेशन में, RCI इसको वो करती है रिकॉग्नाइज, और जो ऑथोराइज्ड बॉडी हमारी है जो इसको मान्यता देती है, रिहैबिलिटेशन काउंसलिंग ऑफ इंडिया, भारतीय पुनर्वास परिषद, 1992 में आई थी ये, ठीक है, RCI। तो ये इसको मान्यता देती है,
और मुझे लगता है उत्तराखंड में हमारे यहाँ पे यूओयू में 2015 से ये चल रहा है और इस साल एमएड भी शुरू हो गया है सर इसमें। हम मास्टर भी करा रहे हैं 3 स्पेशलाइजेशन में। बेसिकली ऑल इंडिया में मतलब हमारी पूरी इंडिया में 6 में होता है बीएड, जिसमें से हम 4 में करा रहे हैं। हम मल्टीपल और ऑटिज़म नहीं करा रहे। मल्टीपल डिसेबिलिटी और ऑटिज़म में भी बीएड होता है जो हम नहीं कराते। 4 में हम करा रहे हैं और 3 में इस साल से हम एमएड भी शुरू कर रहे हैं सर। अगर जो उत्तराखंड का हिसाब है, जो स्कूल्स हैं यहाँ के प्राइवेट स्कूल्स हैं, हम लोग अधिकतर बात करते हैं कि सरकारी स्कूल जो है वहाँ पर को हम लोग एक स्पेशल एजुकेटर रखने की बात करते हैं, लेकिन क्या आपको ऐसे समझ में आता है कि प्राइवेट स्कूल का जो रोल है वहाँ पर को भी इस तरीके की चीज़ें होनी चाहिए? बेसिकली ये जो है ना न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने तो सभी के लिए कहा है, उसमें प्राइवेट स्कूल भी है। लेकिन अब प्राइवेट स्कूल का मैं देखती हूँ कि इशू क्या है कि अभी वो एकदम से इस बात को नहीं स्वीकार कर पाते। और जैसे अगर उन्होंने रखा भी, कई बार मुझे कोई मिले, उन्होंने बोला कि मैम सिर्फ उन्होंने एक तरह से सर्टिफिकेट ले लिए उनके, या रखा भी है तो उन्हें ये नहीं पता कि हमें कैसे करना। जैसे गवर्नमेंट कह तो रही है आपको स्पेशल बच्चों को लेना है, अब वो ले रहे हैं लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम हमें काम कैसे करना है। अब हम कहते हैं इंक्लूसिव स्कूल, मुझे नहीं लगता कि उत्तराखंड में कोई भी इंक्लूसिव एजुकेशन है। उस क्राइटेरिया को कोई भी फुलफिल नहीं करता जिसके बिहाफ में हम कह पाएँ ये स्कूल इंक्लूसिव है। सिर्फ एक स्पेशल एजुकेटर के रखने से वो इंक्लूसिव एजुकेशन नहीं है। आप समझते हैं इंक्लूसिव का मतलब है क्लास फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, किसी भी क्लास में अगर वो बच्चा है उसी करिकुलम को, उसी इन्वायरमेंट में उसको वो पढ़ना है, तो आप कैसे पढ़ाएंगे? मतलब जो मैं आपकी बात से समझ पा रहा हूँ कि ये पॉसिबल नहीं है कि एक स्कूल के साथ आप जस्ट एक स्पेशल एजुकेटर रख दो, उससे ही अब बच्चे को पूरा करिकुलम अलग चाहिए उस तरीके का वो मतलब एक तरह से है कि क्वालिटी हर जगह, इंफ्रास्ट्रक्चर भी तो चाहिए, बहुत सारी चीज़ें और चाहिए, टेक्निक चाहिए, मेथड चाहिए कि कौन सी आप टेक्निक, कौन सी आप मेथड, कितना आप अपने और टीचरों को भी अवेयर करेंगे। आपने तो कह दिया एक स्पेशल एजुकेटर, आप किसी भी प्राइवेट स्कूल में अगर वो 12th तक है, अगर वहाँ एक ही स्पेशल एजुकेटर है तो वो कैसे पढ़ाएगा? ये भी तो एक क्वेश्चन है। उत्तराखंड में अभी कोई ऐसा स्कूल है बच्चों के लिए? नहीं, गवर्नमेंट का नहीं है। हमारे यहाँ गवर्नमेंट में स्पेशल स्कूल की कोई पॉलिसी नहीं है, लोग अपने सेंटर चलाते हैं। और कुछ स्कूल हैं जिसे जैसे नैब है गौलापार में, एक तरह से विजुअली इम्पेयर्ड के लिए, तो उसे गवर्नमेंट से काफ़ी हेल्प वगैरह मिलती है, तो इस तरह से चलता है। बाकी अगर हम लोग देखें तो एक पूरा पॉपुलेशन का एक ठीक ठाक हिस्सा है, हाँ, जिसके लिए हम शायद काम ही नहीं कर रहे हैं। नहीं, क्योंकि अभी अगर आप डेटा भी ढूंढेंगे, अभी मैं एक रिसर्च पेपर लिख रही थी तो मुझे डेटा भी ढंग से नहीं मिला कि कितने हैं। पहले तो टोटल कितने हैं, फिर उसके बाद वो जो कैटेगरी है, आपने तो 21 दे दी, अब वो 21 में भी कितने हैं ये मुझे कहाँ मिलेगा अगर मैं काम करना भी चाहूँ तो नहीं। लेकिन हाँ, ये अभी यहाँ पे अर्ली इंटरवेंशन जैसे हमारा महिला में चलता है, ये चल रहा है, क्योंकि ये नेशनल हेल्थ मिशन की ये एक तरह से योजना है कि पूरे इंडिया में हर डिस्ट्रिक्ट में एक होना चाहिए। उत्तराखंड में फ़िलहाल अभी 5 हैं, एक अल्मोड़ा, हल्द्वानी, रुद्रपुर और मुझे लगता है एक हरिद्वार देहरादून में है या रुड़की में है, इस तरह से 5 हैं अभी यहाँ पे अर्ली इंटरवेंशन सेंटर्स। अब थोड़ा सा अब आपने जो स्कूल का एक्सपीरियंस है और वो कब से आप शुरू कर रहे हो और वहाँ कैसे एक्सपीरियंस रहे हैं आपके? स्कूल बेसिकली जब मैंने आपको बताया मैं अपना बीएड कंप्लीट करके 14 हल्द्वानी आ गई थी, 2 साल में वहाँ रही, तो 15 के बाद 16 में मैंने एमएड ज्वाइन किया सर, डॉक्टर शकुंतला मिश्रा रिहैबिलिटेशन यूनिवर्सिटी है लखनऊ में। तो क्योंकि मेरा स्पेशलाइजेशन एमआर है, उससे पहले एमआर कहते थे मेंटल रिटार्डेशन, फिर आईडी कहा इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, अब बोलते हैं आईडीडी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी, तो मेरा उससे है। तो मैंने अपना जब एमएड शुरू किया, फिर एमएड के बाद 2018 में मैं हल्द्वानी वापस आई, 2 साल का एमएड हो गया था। जब मैं यहाँ आई मैं अपने लिए संभावनाएं खोज रही थी, मैं नैब में बहुत जगह मैंने विज़िट किया, हल्द्वानी के जितने भी स्पेशल स्कूल हैं, कि मैं किस तरह से काम कर पाऊँ, क्योंकि ऐसी कोई अपॉर्चुनिटीज़ तो थी नहीं, लेकिन मैं करना चाहती थी कि मैं एक स्कूल खोलूँ, मतलब मैं एक वैसा सेंटर ना खोलूँ जैसे मैंने देखा है ज़्यादातर स्पेशल स्कूल, एक होता है ना केयर टेकर जैसा, बस आए हैं बच्चे, एक आप सिर्फ केयर कर रहे हैं, नहीं वो नहीं, मैं एक राइट बेस्ड मॉडल पे खोलना चाहती थी। क्योंकि अभी तक आप देखिएगा ये जितने भी मॉडल हैं चैरिटी बेस्ड ज़्यादा है, कि वही समाज का भी वही इनके प्रति नज़रिया है चैरिटी का, वही पेरेंट्स का भी हो जाता है कि नहीं करना। माना मैंने अच्छे खासे पैसे वाले पेरेंट्स भी देखे कि अगर उनका नॉन डिसेबल्ड बच्चा है उसके लिए तो है, लेकिन इसके लिए नहीं, मैं क्या करना कर दूँ, इस तरह वाला। तो 2018 में जब मैं वापस आई, फिर मैंने सोचा, फिर 19 में हुआ,
कि मैं अपना सेंटर, मैं और कुछ नहीं, मैं अपना स्कूल खोलती हूँ। तो 19 में मैंने ये स्कूल अपना स्टार्ट किया 3 बच्चों के साथ साथ। जो आपके स्कूल में एक शब्द में देख रहा था, रिहेबिलिटेशन भी हाँ। देख रहा था, तो आप थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर सकते हो कि स्कूल क्यों नहीं लिख रहे हैं हम और वो रिहेबिलिटेशन सेंटर क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि सर ये पहले हम एक सोसाइटी बनाते हैं, उस सोसाइटी के अंदर हम कई काम करेंगे। जैसे अभी सिर्फ मैंने एक काम शुरू किया है, स्पेशल स्कूल शिवेंद्रालय का। कल को हम उसमें वोकेशनल सेंटर्स, इनके अर्ली इंटरवेंशन के सेंटर, इनका क्लिनिकल सेटअप और भी काफ़ी कुछ कर सकते हैं। तो रिहैबिलिटेशन, मैंने आपसे कहा कि जो हमारी भारतीय पुनर्वास परिषद है वो है कि हम रिहैबिलिटेशन पे ही काम करते हैं। जो बच्चा पहले से ही आ चुका है उसकी जो कमियां हैं उनको दूर करके, जैसे ही मैंने, अगर आप इस बात को इस तरह से समझें, जैसे ही मैंने अगर उसमें रिहैबिलिटेशन लिख दिया तो वहीं से समझ में आ जाएगा कि कहीं ना कहीं मैं स्पेशल स्कूल या कुछ इस तरह का काम कर रही हूँ कि जहाँ बच्चों को पुनर्स्थापित करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा अगर हम इसे भी समझ सकते हैं कि अभी के जो आपके स्कूल में स्टूडेंट हैं, पिछले 5-6 सालों में आप कह रहे हो कि लगभग 60 के आसपास कहीं पर तो हैं। नहीं, अभी है जो मेरे यहाँ रेगुलर आते हैं वो 35 आते हैं। 35। तो ये किस किस तरीके के, एक ही तरीके की डिसेबिलिटीज हैं? नहीं। जब मैंने स्कूल रखा था तो स्पेसिफिक नहीं किया था कि मैं ऑटिज़म पे या मैं आईडी पे काम करूँगी। मैं चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड पे काम करूँगी, मैं सभी बच्चों पे काम करूँगी। और कुछ गोल मैंने रखे थे वहाँ पे कि मैं अर्ली इंटरवेंशन पे काम करूँगी। मेरा ये मानना है हर बच्चे को रेगुलर मोड में उसी रेगुलर सोसाइटी के साथ रहना और काम करना चाहिए। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है ना सर, प्रॉब्लम ये होती है कि आप ही हैं, अगर अभी यहाँ पे कोई पर्सन विद डिसेबल्ड आ जाए, आपने अपनी लाइफ में जब देखा ही नहीं तो आप उसके साथ कैसे बिहेव करेंगे? या वो आपके साथ काम कर रहा है तो आपको तो काम करना ही नहीं आता, लिमिटेशन तो उसकी है। लेकिन अगर आपने बचपन से अपनी क्लास में कोई बच्चा ऐसा देखा होता, कोई बड़ी बात नहीं, आपको पता होता कि इन बच्चों को ऐसे करते हैं, इतना पेशेंस रखना पड़ता है, ऐसे इनसे काम। तो पहला था अर्ली इंटरवेंशन कि हम छोटे बच्चों को लें, उनके साथ हम काम करें। अगर उनके बिहेवियरल इश्यूज़ ठीक हो जाते हैं, वो बैठ सकते हैं, तो उनको हम रेगुलर मोड में डाल दें। ठीक, उसके बाद अगर बच्चे नहीं जा पाते तो फिर मैंने कहा था मैं एक स्कूल चलाऊंगी। तो सर मैं एक स्कूल चलाती हूँ जहाँ मैं पूरा एकेडमिक करिकुलम फॉलो करती हूँ, जिसे हम अडेप्ट करते हैं एनसीईआरटी की बुक के द्वारा। थोड़ा सा जो मुझे एक बात ये बताइए, जो अर्ली इंटरवेंशन वाली बात हो रही है, ये डिसाइड कौन कर रहा है कि बच्चा अभी ठीक हो गया है या फिर पहले बच्चा? जब मेरे पास बच्चा आता है अर्ली इंटरवेंशन, यानी कि वो जो स्कूल एज होती है, प्री प्राइमरी, प्राइमरी वाली, अगर पेरेंट्स वहाँ अवेयर हैं, उन्होंने मुझे बच्चा दिया, तो माना जैसे उसकी बिहेवियरल प्रॉब्लम है, उसका जो रिपोर्ट सबसे पहले मैं लेती हूँ, उसका आईक्यू टेस्ट लिया, उसकी जो उसमें सब लिखा होता है डॉक्टर ने कि बिहेवियरल प्रॉब्लम ये सारी स्पीच आई। तो धीरे धीरे जैसे वो मेरे यहाँ आया, अभी जैसे मेरे यहाँ सर्विस है, वो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट मेरे यहाँ आती हैं, स्पेशल एजुकेटर मेरे यहाँ हैं, योगा है, स्पोर्ट्स है, स्पीच मेरे यहाँ नहीं है, हम उन्हें बोलते हैं वो बाहर कराएं। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे क्या होता है ना, पेरेंट्स क्यों ला रहा, सबसे पहले तो पेरेंट्स जनरल स्कूल में एक रेगुलर मोड में ही गया, जब वहाँ उन्होंने बोल दिया कि नहीं भाई ये तो बैठता ही नहीं है, हम नहीं करा, तो वो जब हम उसकी वो थेरेपी के द्वारा, उसके वो जो हम बिहेवियरल मॉडिफिकेशन के द्वारा जब हम 1-2 साल काम करते हैं और दिखता है कि अब ये बच्चा बैठ रहा है, ये कम्युनिकेट ठीक से कर रहा है, हम अभी कॉग्निशन पे नहीं जा रहे हैं। देखिए पढ़ना अगली चीज़ है, वो एक अलग लेवल है। जो भी बच्चा बैठेगा देखेगा, मेरा ये मानना है वो पढ़ेगा सर अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। अगर बच्चा क्लास में बैठ जाता है ना, मैंने कई देखे, तो स्कूल ले लेता है क्योंकि उसको फीस मिल रही होती है, तो उसने कहा ठीक है बच्चा बैठा। लेकिन जहाँ बच्चा बैठा नहीं है और दौड़ रहा है, वो कहेंगे हम नहीं लेते। तो ये बेसिकली जो बच्चे के धीरे धीरे चेंजेस आते हैं, जो मेरे यहाँ जैसे ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट आती है, वो बताती है कि धीरे धीरे कि मैम अब ये इसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, ये करने लगा है, उसके बिहेव से वो चीज़ें दिखती हैं, तो फिर हम पेरेंट्स को सजेस्ट करते हैं आप कोशिश कर सकते हैं। बच्चों के लिए कितना मुश्किल होता है, आप मतलब इस चीज़ को समझ सकते हो कि एक बच्चा है वो कई सारी चीज़ें फेस कर रहा है, फिर वो स्कूल में जा रहा है, तो उसके लिए कितना मुश्किल है? कुछ चीज़ें मैंने देखी ना सर, मैं बताऊं कि आजकल क्या होता है ना कि मेरा भी बेटा है, डॉक्टर लिख देते हैं, नहीं जैसे वो लिखेंगे ये प्रॉब्लम नहीं, इसको आप रेगुलर स्कूल में भेजना, स्पेशल स्कूल में मत भेजना, ये उनका जैसा हो जाएगा। सोचिए कि वहाँ भी डिस्क्रिमिनेशन है। जो आजकल मैं सबसे ज़्यादा फेस करती हूँ ना अपने स्कूल में, वो ये कि पेरेंट्स आते, यकीन मानिए हर साल एडमिशन के समय 50 से 100 पेरेंट्स विजिट पे आते हैं। अब वो क्या होता है ना कि हर बच्चा अलग अलग है और हर बच्चा अपनी एज में भी अलग अलग है। एक कोई 5 साल के बच्चे को लाया और उसने देखा कि वो 15 साल का बच्चा, आप समझते हैं कि 10 साल तक हर बच्चा बच्चा होता है,
वो मासूम दिखता है, अगर वो उछल कूद भी कर रहा तो वो मासूमियत है। लेकिन वही उछल कूद अगर 12 साल का 15 साल का बच्चा करेगा तो लगता है कहीं गड़बड़ है। तो कई बार, एक बार कोई थी, बल्कि डाउन सिंड्रोम ही था बच्चा, छोटा था 6 साल का, उन्होंने कोई बड़ा बच्चा देखा, उन्होंने कहा नहीं मैम मेरा बच्चा ऐसा नहीं है। अब मैं उन्हें ये नहीं कह सकती थी कि जब आपका बच्चा 10+ होगा तो शायद वो भी ऐसा दिखेगा, क्योंकि वो डिमोटिवेट होते। तो ये सारी चीज़ें यकीन मानिए ना, बच्चे कुछ नहीं समझते सर। सबसे ज़्यादा अवेयर करने की अगर आज किसी को ज़रूरत है वो है पेरेंट्स। क्योंकि मेरे साथ क्या प्रॉब्लम है कि कई बच्चे ऐसे आते हैं जब उन्हें कहीं एडमिशन नहीं मिला, वो 6 से आएंगे, वो 8th से आएंगे, वो जब रेगुलर मोड का स्कूल मना कर चुका होता है। और आप यकीन मानिए कि इनकी लाइफ में जो टाइम है उसकी बड़ी कीमत है, जो मैं अर्ली इंटरवेंशन पे बहुत ज़ोर देती हूँ कि मेरे यहाँ से बच्चा अगर रेगुलर मोड में जाता है वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वहाँ से मेरे यहाँ आता है ये सही नहीं है। मैं कई बार पेरेंट्स को समझाती हूँ। और सर पता है, रेगुलर मोड से अगर बच्चा मेरे यहाँ आता है ना बड़ा, उसके इतने बिहेवियरल इश्यूज़ होते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ बच्चे टीच कर रहे होते हैं। कमी उन बच्चों की भी नहीं है, देखो उन बच्चों को नहीं समझ आता, उन्होंने टीच किया, उस बच्चे ने एक बिहेव शो किया, वो उसको इंजॉय कर रहे, तो उससे क्या होता है एक अलग ही इन्वायरमेंट मतलब आता है। और मैंने देखा है बहुत से मेरे पास जो बच्चे हैं वो 6 से आते हैं और 9 से आते हैं, तो उनमें ज़्यादा इशू है उनके जो मेरे यहाँ शुरू से आते हैं। और जो अगर मैं इसे समझना चाहूँगा कि पेरेंट्स का जो बिहेवियर है और जो हमारी सोसाइटी में पेरेंटिंग चल रही है जिस तरीके की चलती है, आपको क्या लगता है कितने अवेयर हैं हम लोग? बिल्कुल भी नहीं सर, मैं तो यकीन मानिए मेरे यहाँ तो एक दिन काउंसलर भी आती है। हम जिस पेरेंट्स का हमने बुलाया, सबसे जो ज़्यादा इशू है पेरेंट्स का है। क्योंकि एक किसी भी बच्चे को, मुझे ऐसा नहीं लगता कि किसी भी बच्चे को, भले ही वो डिसेबल्ड हो या नॉन डिसेबल्ड हो, उसे पता है कि मुझे क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि पेरेंट्स उसको उतना बढ़ा देते हैं। हमारे यहाँ मेरी हमेशा प्रिंसिपल कहती है मैम, और खासकर एक चीज़ और वो हमेशा बोलती है, मैम ना ये जो पढ़े लिखे पेरेंट्स होते हैं ना, इनके साथ ज़्यादा प्रॉब्लम है, यकीन मानिए। और जिन्हें नहीं ज़्यादा पता ना, वो सौंप देते हैं कि मैम आप लोग करिए, भरोसा कर रहे हैं, क्योंकि भरोसा कर रहे हैं। और वहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेरीज आती हैं जो पढ़े लिखे, उनको समझाना भी मुश्किल है। वो कहते हैं नहीं डॉक्टर ने कहा है कि इनको आप रेगुलर मोड में रखिए, इनको आप सामान्य बच्चों के साथ रखिए, तब ये वैसी होंगी, है ना। तो लेकिन कई बार प्रॉब्लम क्या होता है ना सर कि स्कूल अभी रेडी नहीं है। हम भी चाहते हैं ये बच्चे एज अ पेरेंट्स रेडी हैं हम लोग, मतलब एज अ पेरेंट्स हम लोग रेडी हैं सोसाइटी में? नहीं नहीं, बहुत बहुत मुश्किल। मतलब यकीन मानिए पेरेंट्स को समझाना, उनकी काउंसलिंग करना, कई बार तो हम ले भी लेते हैं, हफ्तों करनी पड़ती है कि, या फिर किसी ने छोड़ दिया तो छोड़ दिया। कई बार मैं बोलती हूँ कि नहीं हम नहीं लेंगे। अगर आप क्योंकि देखिए ना, कहीं भी आप किसी भी स्कूल, बड़े स्कूल का रिजल्ट देखिए, क्या सिर्फ उस स्कूल की भूमिका है उस बच्चे को वहाँ पहुँचाने में। पेरेंट्स कितना लगे हैं आजकल, कितने उसके ट्यूशन लगे हैं, पेरेंट्स लगे हैं। तो जब आप वहाँ लगे हो तो यहाँ कैसे होगा। एक कहते हैं ना कि पीपीपी आजकल कहते हैं कि प्राइवेट कुछ इस तरह से कुछ पार्टनरशिप है कि पेरेंट्स भी तो उसका एक स्टेक होल्डर है, कि उतनी भूमिका पेरेंट्स की भी है। और मेरे क्षेत्र में अगर सर जहाँ पेरेंट्स अवेयर हैं, जहाँ पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं, वो बच्चे सर्वाइव कर जाते हैं। 2 बच्चे सोचिए मेरे यहाँ रामनगर से आते हैं, वो वीकली आते हैं, क्योंकि रामनगर में कुछ नहीं है, वो वहाँ रेगुलर मोड में जाते हैं। तो उनका करिकुलम हम बनाते हैं, हमारा करिकुलम वो लोग फॉलो करते हैं, क्योंकि 2 करिकुलम नहीं दे सकते हम। तो हम असेस करते हैं बच्चे को, हम बच्चे का पूरा करिकुलम बनाते हैं। और मैंने जैसे आपसे कहा कि मेरा स्कूल पूरा एकेडमिक चलता है, तो एकेडमिक में मैंने आपको बताया था कि OBE, ओपन बेसिक एजुकेशन चलता है, लेवल A, लेवल B, लेवल C। लेवल A है इक्विवेलेंट 3rd, NOS का ही ये एक ब्रांच है, ओपन बेसिक एजुकेशन जिसे कहते हैं। बच्चा क्लास 3rd पास करता है जब उसका लेवल A है, फिर लेवल B है इक्विवेलेंट 5th, लेवल C है इक्विवेलेंट 8th, फिर आपका सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी। तो ये सब हम NOS के थ्रू कराते हैं। हमने गोल रखा है कि 8th हम हर बच्चे को कराएं। रीज़न है वोकेशनल ट्रेनिंग, कि गवर्नमेंट के जितने भी वो हैं या वो वोकेशनल ट्रेनिंग कराते हैं। देखिए लास्ट गोल क्या है किसी के लिए भी, कि एक प्रोडक्ट के रूप में वो बच्चा काम करे। देखिए एक बच्चे में कॉन्फिडेंस आता है, वो कुछ भी अर्न करे, ठीक है, समाज में उसकी एक इज्जत है, पेरेंट्स को भी एक कॉन्फिडेंस आता है, पेरेंट्स भरोसा करते हैं। तो हमने, जब मैं अपने स्कूल में शुरू करती हूँ तो हर बच्चे को आइडेंटिफाई करके ये गोल डिसाइड करती हूँ कि ये कहाँ तक जाएगा। जैसे एक संडे के दिन ड्राइंग की मैम आती हैं, वो एक बच्ची के लिए आती हैं जो डेफ है, उसकी ड्राइंग बहुत अच्छी है। तो हमने सोचा है कि जब वो 12th करेगी तो उसके बाद उसको बैचलर ऑफ फाइन आर्ट और इस तरह से ड्राइंग की हम लाइन में भेजेंगे।
तो ये हमारा इस तरह से ये चलता है। बच्चों के जो स्कूल के शुरुआती दिन है, आप लोग बच्चा किस तरीके से बिहेवियर है उस पे आप लोग डिसाइड करना है। हाँ, क्योंकि देखिए ना, इन बच्चों के साथ टाइम टेकिंग है ना काफ़ी, क्योंकि अगर आप आज गोल डिसाइड नहीं करेंगे तो नहीं होगा। और फिर उसके बाद मैंने आपको बोला एकेडमिक, जो बच्चे 8th के बाद एकेडमिक पढ़ सकते हैं उनको हम सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी करा देते हैं, जो नहीं कर सकते उनको वोकेशनल में डाल दिया। वोकेशनल मैं अपना इसी साल से शुरू कर रही हूँ। अभी तक हम प्री वोकेशनल करते थे, अब हम वोकेशनल पे फोकस कर रहे हैं। जो बच्चे अभी 18, 20 और 21 साल के, इतने साल तक सिर्फ वो अब पढ़ना लिखना उस तरह से तो नहीं चलेगा ना, बेसिक पढ़ना लिखना सिखा देते हैं। अबाउट माई सेल्फ, मेरा नाम, पेरेंट्स, मम्मी का नाम, फ़ोन नंबर, टाइम, मनी, कॉन्सेप्ट, ये। उसके बाद वोकेशनल ट्रेनिंग। तो जिस भी लाइन में जाएंगे, क्योंकि अगर अब भी हम वोकेशनल उनको ट्रेनिंग देंगे तभी वो भविष्य में आगे जाके आज से 5 या 10 साल बाद कहीं पे सेटल हो पाएंगे। अब जैसे एक सवाल मेरे जैसे, पहला तो ये कि इस पूरे सब्जेक्ट पे आप हम फिल्में देखते हैं, जैसे मेरे ख्याल से सितारे ज़मीं पर अभी वो उस तरीके की आई थी। मेरे ख्याल से सोनी टीवी में किसी में एक ऑटिस्टिक बच्चे पे ही पूरा एक शो आता था कुछ सालों पहले तक का। उससे पहले और भी कई सारी फिल्में आई। ये कितनी जो हमारा एक तो होती है कि रियलिटी होता है सोसाइटी का, उसके कितनी नज़दीक होती हैं? देखिए रियलिटी मुझे ऐसा लगता है ये अवेयर करती है समाज को, कि जैसे अभी तक किसी को पता ही नहीं। जैसे मैंने अपने ही बीएड का बताया था कि मेरी मैम ने कहा था कि जिस साल ये मूवी आई उस साल जो हमारी स्ट्रेंथ थी, सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ उसी साल थी इस मूवी के आने के बाद। उसने अवेयर किया कि ये भी एक लाइन है। और कहीं ना कहीं क्योंकि सितारे ज़मीं पे अभी हम भी ले गए, बच्चों को भी ले गए, साथ में हम पेरेंट्स को भी ले गए, क्योंकि पेरेंट्स को समझना चाहिए। देखो उसने क्या कहा कि सबका अपना अपना एक लेबल है, अपना अपना खास वो बात होती है। तो उसने वही बताया कि जो जैसा है आपको उसको वैसे ही देखना है, उसी के साथ वो सरवाइव करेगा। तो इतनी भूमिका होती है, जागरूकता सर वो फैलाते हैं। और दूसरा रियलिटी, कहीं ना कहीं वो जो मुद्दों को उठाते हैं उनसे समाज तो जूझ ही रहा होता है। क्योंकि आप इससे पहले जो सितारे ज़मीं पे था वो लर्निंग डिसेबल था, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि जो लर्निंग डिसेबल बच्चा होता है ना सर, वो भी बिल्कुल ठीक दिखता है, क्योंकि अधिकम अक्षम यानी कि वो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी नहीं है, वो लर्निंग की किसी एक एरिया में प्रॉब्लम है। मैथ्स में होगी, लैंग्वेज में होगी, राइटिंग में होगी, है ना। तो उसमें क्या है, वो दिख तो ठीक रहा है, अब पेरेंट्स को लगता है ये करके नहीं कर रहा है। उन्हें ये नहीं पता कि कहीं ना कहीं आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम का कोई वो इशू रहता है कि वो किसी एक भाग को जहाँ उसने प्रभावित किया वो एरिया। इसको थोड़ा आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि अगर कोई बच्चा है उसको कैसे आइडेंटिफिकेशन कैसे होता है पेरेंट्स का, और किस तरीके से उसको फिर ट्रीट किया जाना चाहिए? पहली चीज़ है कि कुछ ना कुछ सिम्टम्स दिखने लगते हैं। पहले ऑटिज़म से हम शुरू करेंगे। ऑटिज़म में अगर मैंने आपसे कहा कि बच्चे का लैंग्वेज नहीं होता, 50% ऑटिस्टिक बच्चे नॉन वर्बल होते हैं, 50%, ठीक है। अगर जिनका है भी तो बहुत कम है। दूसरा, उनका सोशल इंटरेक्शन नहीं होता। छोटे बच्चे अब आप देखिएगा वो खुद ही आते हैं, आप हाई कीजिए, बाय कीजिए, आई कांटेक्ट करते हैं। ऑटिज़म जिसे होगा, जो ऑटिज़म से प्रभावित होगा, वो आई कांटेक्ट नहीं करता, उसका उस तरह से भाषा का विकास नहीं होगा, वो कहीं पे अलग है। या मैंने आपसे कहा ना रिस्ट्रिक्टिव बिहेवियर है, किसी एक ही चीज़ के साथ लगा है उनके नी। और जैसे जैसे सीवियरिटी लेवल बढ़ता जाता है, इशू बढ़ते रहते हैं कि वो एक साउंड निकालते हैं, हाथ फ्लैपिंग है, चिल्लाना है, इस तरह की सारी चीज़ें हैं, तो उनका वो बिहेवियर से शो होने लगता है। ये अगर पेरेंट्स इन्हें पढ़ते हैं तो वो डॉक्टर के पास जाएं, तो डॉक्टर फिर उन्हें बोलता है कि आप इसे किसी साइकोलॉजिस्ट को दिखाइए। वो IQ टेस्ट, उनकी जो टेस्ट लगते हैं, ऑटिज़म का ईसा टेस्ट होता है जो बताता है कि ऑटिज़म कहाँ है, लेवल A, लेवल B, लेवल C। लेवल A यानी कि एकदम से माइल्ड, जो मतलब एक आपकी, देखो एक्चुअली इन असेसमेंट से ये हो सकता है कि बच्चा कहाँ जाएगा। जैसे लेवल A बच्चा एक आपके रेगुलर मोड में सर्वाइव कर सकता है। अब क्या होता है कि वो ऑटिस्टिक बच्चा तो रेगुलर मोड में, लेकिन मेरा नहीं ले रहे। अब आपको ये नहीं पता कि लेवल में जो सीवियरिटी लेवल है ना वो फक हो गया, अभी ये नहीं मालूम है, ठीक है। तो लेवल भी उससे ज़्यादा सीवियर, और लेवल 3 तो फिर को आपका एक हाई सपोर्ट चाहिए। सेम अगर आप जाते हैं IDD, इसमें जाते हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, इसमें डाउन सिंड्रोम हो जाता है आपका, ठीक है ना। तो उसमें क्या है, ये जो बच्चे हैं, क्योंकि जो बौद्धिक अक्षम बच्चे हैं ना, ये इसमें भी सिर्फ जो माइल्ड बच्चे हैं वही रेगुलर मोड तक आ पाते हैं, वो भी क्लास 8th तक। फिर उसके बाद फिर वही होता है कि 10th 12th में वो ड्रॉप आउट होने लगते हैं। तो और जो इनके माइल्ड से ऊपर मॉडरेट और ये सीवियर और प्रोफाउंड है, तो इनके लिए स्पेशल स्कूल है। सबसे पहले ना पेरेंट्स को ये समझना चाहिए कि मेरा बच्चा कहाँ फिट बैठता है। ज़रूरी नहीं है कि रेगुलर मोड में ही जाए, ज़रूरी नहीं है स्पेशल स्कूल में ही जाए, ये वो अपने बच्चे के अकॉर्डिंग तय करें कि डॉक्टर कह रहा है या लोग कह रहे हैं। मैं नाम नहीं लूँगी, मेरे यहाँ पेरेंट्स हैं,
उन्होंने एक बार हुआ कि मुझे नहीं पढ़ाना, उन्होंने गाड़ी में वो इसलिए नहीं लगाई कि अगर मेरे मोहल्ले में गाड़ी आएगी तो समझते हैं कि सोसाइटी कहेगी कि आपका बच्चा यहाँ जाता है। तो इस तरह का है ना, पेरेंट्स, मैं आपको सीधी बात बताती हूँ कि पेरेंट्स का अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। समाज से भी पहले वो पेरेंट्स, जहाँ पेरेंट्स अवेयर है ना सर, वहाँ बच्चा, वो एक्सेप्टेंस भी होनी चाहिए आई थिंक वो पहले। बहुत बहुत कई बार पेरेंट्स मानते ही नहीं। एक अभी एडमिशन हुआ था, अब जब उसने देखा तो वो रोने लगी, वो कहती है ना मैंने कहा आप रो क्यों रही हूँ, बच्चे को लेके आई, वो यहीं कहीं एक स्कूल में पढ़ता था, मैंने तो ना अभी तक माना ही नहीं कि मेरा बच्चा स्पेशल है। बहुत, इस बार एक और था, वो रोने लगी, नहीं मैम मैं नहीं भेजूँगी। अब हम ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकते हैं, तो बस फिर हम बोलते हैं कि मर्जी आपकी है और फिर देख लीजिए इस तरह से। इस पूरे सब्जेक्ट से जब इतने सालों से आप उस पर काम कर रहे हो, आपको किस तरीके की चुनौतियाँ देखने को मिली हैं? सर बहुत सारी, जैसे पहला है पेरेंट्स, कई बार है कि बहुत, मैंने कहा मैंने काउंसलिंग भी की है, और सोचो मैं एग्जांपल हूँ, मैं उन्हें कई बार ये बोलती हूँ कि मैं एज स्पेशल एजुकेटर आपसे बात नहीं कर रही हूँ, मैं एज अ पेरेंट्स आपसे बात कर रही हूँ, है ना। कई बार कईयों को मैं कन्विंस कर लेती हूँ, कईयों को नहीं। और कई बार ये कि जैसे थेरेपी है, ऊटी है यहाँ पे, ओक्यूपेशनल थेरेपी, थोड़ा सा सर एक चीज़ और है ना, कि सारी चीज़ें ना एक्चुअली है महंगी भी बहुत। एक स्पेशल बच्चे के साथ पेरेंट्स बहुत सफ़र करते हैं, इकोनॉमिक भी, जिनका थोड़ा सा ठीक है, जिनके पास पैसा वगैरह है वो लोग तो फिर भी कर लेते हैं। सोचिए एक ही सेशन मुझे लगता है, क्योंकि हल्द्वानी में थोड़ा सा लोग प्रोफेशनल, एक कहते हैं ना प्रोफेशनलिज्म, वो भी नहीं है। जैसे मैंने मुंबई में काम किया था, तो मैंने आपको बोला ना, वहाँ अवेयर बहुत है, वहाँ एक गरीब से गरीब पर्सन भी सर्वाइव कर लेता है, और वो इस तरह से नहीं करते जैसे मतलब यहाँ पे रहता है, मैंने देखा है। तो जैसे ओक्यूपेशनल थेरेपी है, कई बार जैसे उसका प्रभाव है, मैंने मेरे बेटे को 10 साल किया ना सर, सिर्फ एजुकेशन से नहीं, स्पेशल एजुकेटर नहीं, सोचिए कि उसके पीछे आपका लैंग्वेज थेरेपिस्ट है, उसके पीछे ओक्यूपेशनल थेरेपिस्ट है, स्पेशल एजुकेशन का पार्ट है, फैमिली है, परिवार, ये सब है, पीडियाट्रिशियन है। सोचिए कि एक मल्टी डिसिप्लिनरी टीम जब काम करती है, तब वो बच्चा कहीं वो करता है कि आगे उसका विकास होता। तो ये सारी चीज़ें शायद इस वजह से ही वो जो चैरिटी मोड पे ज़्यादा चल रहे हैं, वो शायद इसी वजह से, इसी से, क्योंकि ओक्यूपेशनल थेरेपीज के सेशन ही 500-600 का 45 मिनट है, तो आप समझें कि एक महीने का पेरेंट्स लेते हैं, या ऐसे ही लैंग्वेज का है। तो तभी ये जो अभी गवर्नमेंट ने शुरू किया है इंटरवेंशन सेंटर्स या DDRC यहाँ पे, तो कि हम कहते हैं कि जो नहीं करा सकते हैं कि वो आप वहाँ पे इन सारी चीज़ों को कराएं। तो है अवेयरनेस अभी, मतलब क्वालिटी लेवल पे बहुत चाहिए, वो नहीं है, पेरेंट्स की भी नहीं है, और समाज में जो लोग इनसे जुड़े हैं ना सर, मैंने देखा वहाँ पे भी नहीं है। एक जो कहते हैं ना कि अभी ऐसे ही चल रहा, जैसे गवर्नमेंट ने तो कह दिया, लेकिन अभी जैसे होता है ना, वो किसी को समझ ही नहीं आ रहा कि करना क्या, और एक जो एक वे होता है कि बस एक सिस्टम बना है, इसके बाद इसके बाद इसके बाद ये सारी चीज़ें अभी नहीं दिखती हैं थोड़ा। और आखिर में अगर जैसे आपसे ये कहा जाए कि सजेस्ट समथिंग, पूरे एरिया में आप इतने लंबे समय से काम कर रहे हो, तो आप क्या सजेस्ट करोगे? एक तो पेरेंट्स, सोसाइटी, और अगर मैं एज अ गवर्नमेंट को भी कुछ सजेस्ट करना हो, तो तीनों को अलग अलग तरीके से। हाँ देखिए सर, पहली बात है पेरेंट्स, कि पेरेंट्स ये समझें, मैंने आपसे यही कहा ना, ये बिल्कुल मायने नहीं रखता कि आपका बच्चा कहाँ पढ़ता है। आप अपने बच्चे को देखें कि अगर डॉक्टर कह रहा है यहाँ नहीं, आप देखें, ज़बरदस्ती ऐसा नहीं, बच्चा नहीं सर्वाइव कर पा रहा है रेगुलर स्कूल में, तो आपने ज़बरदस्ती क्यों रखना? क्योंकि कल को इतने बिहेवियरल इश्यूज़ होते हैं, वो नहीं सॉल्व हो पाते। और कई बार सबसे बड़ी चीज़ है टाइम। आपने सोचा कहीं 5th तक 8th तक वहाँ पढ़ा दिया, उसके बाद उन्होंने ले लिया क्योंकि बिहेवियरल इश्यूज़ नहीं है, लेकिन जब उसके बाद वो बच्चा बाहर निकला तो पता चला कि एक लंबा टाइम तो चला गया, जो सीखने का भी तो एक वक्त है। तो पेरेंट्स अवेयर रहें कि वो बच्चे की जो भी कंडीशन, बच्चे का जो भी लेवल है, उसके अकॉर्डिंग वो एक सही फैसला लें। और सबसे पहली बात है वो स्वीकार करें। देखिए सर, जब हम स्वीकार कर लेते हैं ना, हमारी आधी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती, क्योंकि मैंने मान लिया ना, देखिए हर कोई एक सा कैसे हो सकता है। मैंने आपसे क्या कहा, डिसेबिलिटी कंडीशन है, वो जैसा है, मैं हमेशा कहती हूँ, भले ही थोड़ा पेरेंट्स को लगे कि नहीं, कई बार होता मैम ये ठीक हो जाएगा, या वो डॉक्टर्स के पास जाते हैं, तो ये है कि एसोसिएटेड कंडीशन ठीक हो जाएंगी, लेकिन उस कंडीशन में, इसमें अगर जो बच्चा डिसेबल्ड है उसमें अगर आप काम करेंगे तो बच्चा समाज के साथ सामंजस्य करना सीख जाएगा। आप समझते हैं ना, सोशल उसका सामंजस्य हो जाएगा, सामाजिक रूप से एजुकेशन में हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें। दूसरा है समाज से मैंने कई बार, ये मेरा हमेशा उनसे अनुरोध भी रहता है कि वो स्वीकारें, कि उन पेरेंट्स को स्वीकारें। कई बार पेरेंट्स बहुत हिचकते हैं, जैसे सोशल गैदरिंग्स है, बहुत बड़ा इशू है कि कई बार एक ने कहा था बर्थडे में नहीं बुलाते, है ना, क्योंकि स्पेशल बच्चा है, तो बुलाए ना उसी तरह से, क्योंकि देखिए दोनों के लिए ये बहुत ज़रूरी है।
देखो उन मुझे ऐसा लगता है ना, इन बच्चों के साथ जब काम करते हैं तो जो नॉन डिसेबल्ड बच्चे हैं उनके अंदर भी पेशेंस आता है बहुत ज़्यादा, कि मतलब वो भी सीखते हैं कि किस तरह से हमें पेशेंस है, किस तरह से हम इन बच्चों के साथ सामंजस्य करें। तो ये कहीं ना कहीं नॉन डिसेबल्ड बच्चों के लिए भी फ़ायदेमंद है। तो ये पेरेंट्स को उन्हें समझना चाहिए, समाज को भी, कि इन बच्चों को स्वीकारें। और सरकार से तो यही है कि जो पॉलिसी है कि इस तरह से करें कि जो ज़रूरतमंद है वहाँ तक ये सब पहुँचे। थोड़ा सा आप हमें शिवेंद्रालय स्कूल के बारे में बताइए, किस तरीके के आपके उद्देश्य हैं और क्या फ़िलहाल उसकी पोजीशन है और आगे किस तरीके से आप देख रहे हैं? शिवेंद्रालय मैंने जैसे आपको पहले भी बताया 2019 से हमने शुरू किया 3 बच्चों के साथ। कोरोना जब शुरू नहीं हुआ था तो 4 बच्चे हमारे पास थे। उस कोरोना वक्त में भी हमने अपना ये स्कूल चलाया, और जो एक बच्चों की जो संख्या बढ़ी वो कोरोना के बाद बढ़ी। अभी 30+ है, 35 बच्चे हमारे पास हैं। जैसे मैंने आपसे कहा था कि अर्ली इंटरवेंशन, और बीच में उनकी एजुकेशन, और तीसरा है वोकेशनल। 3 एम पे हम काम करते हैं। अर्ली इंटरवेंशन कि बच्चों को, जो बच्चे शुरू में आते हैं, कि उनकी पहचान करना कि उन्हें क्या प्रॉब्लम है। हमारे यहाँ काउंसलर आती है, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट है, तो और एज स्पेशल एजुकेटर वहाँ पे हैं ही, वो लोग काम करते हैं। उसके बाद जो बच्चे पढ़ पाते हैं उन्हें हम पढ़ाते हैं। जैसे मैंने पहले भी बताया कि एनओएस के थ्रू हम उनकी एजुकेशन कराते हैं। ओबीए है, ओपन बेसिक एजुकेशन, वहाँ पे लेवल ए, लेवल बी, लेवल सी एंड सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी। और जो बच्चे का इतना ज़्यादा एकेडमिक नहीं है उन्हें हम वोकेशनल ट्रेनिंग की ओर लेके जाते हैं, कि हम इसी साल से अपना वोकेशनल ट्रेनिंग भी शुरू कर रहे हैं। अभी तक प्री वोकेशनल करते थे। और जो हमारे यहाँ है अभी स्पोर्ट्स, जो हमने कुछ एरिया और हमने बच्चों के फाइंड आउट किए स्पोर्ट्स। कई बच्चे स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा करते हैं। इस बार हमारी एक बच्ची थी जो नेशनल अभी खेल के आई है। 2 बच्चों का पावर लिफ्टिंग में इसमें हुआ है, पावर लिफ्टिंग के नेशनल में हुआ है। शिवेंद्र का पिछले साल उसका इंटरनेशनल उसमें भी हुआ था, वर्ल्ड चैम्पियनशिप, और एशिया पे भी उसको टिकट मिला था पावर लिफ्टिंग के लिए। और 74 कैटेगरी में उसका नेशनल चैम्पियनशिप पावर लिफ्टिंग में हुआ था। ये चीज़ें योगा में 2 बच्चों का पैरा योगा करके हैं, तो योगा में सिलेक्शन हुआ है। डेफ बच्चे हैं, वो खेलने के लिए जा रहे हैं योगा। तो जैसे हमारे यहाँ मैंने आपको बताया, एक दिन योगा टीचर आती है कि जिन बच्चों का योगा अच्छा है वो उसमें ऐसा करियर भी जा सकते हैं। नहीं तो वैसे तो है ही कि वो बच्चों को एक काम कूल करता है। हमारे यहाँ एक दिन ड्राइंग टीचर आती है कि जिन बच्चों का अगर एरिया ड्राइंग का है हम उन्हें वहाँ भेज दें। स्पोर्ट्स के सर हमारे यहाँ 2 दिन, 3 दिन हमारे यहाँ म्यूज़िक की मैम आती हैं, जिन बच्चों का गाने में इसमें इंटरेस्ट है वो उधर चली जाएँ। 2 दिन ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट आती हैं जो फुल डे रहती हैं, सेशन भी होते हैं। और हर बच्चे के लिए कंपलसरी है हमारे यहाँ 15 मिनट हर बच्चे को हम ज़रूर देते हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपी करवाते हैं। क्योंकि मैं मानती हूँ कि ये प्रभावित करती है उनके विकास को, उनकी क्षमताओं को और उनके आगे बढ़ने को। और इसका प्रभाव भी आया कई बार। अभी योगा का तो मेरा बड़ा अच्छा वो भी रहा एक्सपीरियंस। जब शुरू में आए तो मुझे भी लगता था योगा टीचर कैसे कराएंगे, तो उन्होंने लास्ट ईयर मुझे बोला कि मैम 2 महीने तक मैं यहाँ से रोते हुए जाती थी कि मैं कैसे कराऊंगी, क्योंकि वो अवेयर नहीं थी या उन्होंने कभी देखे नहीं थे, वो एक योगा टीचर थी। तो कि 2 महीने तक मुझे लगता था कि मैं कैसे मतलब इनको कराऊंगी, लेकिन जब मैं आज देखती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं कर पाई हूँ इनको। जब मैं भी आज उन बच्चों की योगा क्लास देखती हूँ ना सर, तो मुझे भी लगता है कि कौन कहता है कि ये नहीं कर सकते। कई क्षेत्रों में अभी हमने कल 15 अगस्त किया ना, तो हमने फिर उसके बाद डिस्कस किया, तो पहली बार ऐसा था कि सब बच्चे अपनी जगह पे वेल सेटल्ड बैठे हुए थे। आप सोचिए कि कई बार आप देखिएगा कि जो ऑटिज़म है, आईटी है, किस तरह से उतनी देर वो पूरा बैठे और उन्होंने वो इन्जॉय किया। हमारा एक जो गोल था कि सोशल गैदरिंग ये लोग इन्जॉय करें। नहीं तो पेरेंट्स का इतना प्रॉब्लम, मैम हम कहीं जा ही नहीं सकते क्योंकि बच्चा बैठता नहीं है, या जाएगा भी तो उसको जाते ही खाना चाहिए, ये चाहिए, या उसका बिहेवियर जो टेंट्रम शो होता था। तो ये सारी चीज़ें हैं सर। और अगला जो मैंने गोल रखा है, मैं इसके बाद जो हमारे जो क्लिनिकल सेटअप खोलने की कोशिश, मतलब मैंने सोचा है कि मैं अपना एक क्लिनिकल सेटअप खोलूँ। क्लिनिकल सेटअप का मतलब होता है जैसे अभी मैं बहुत ज़्यादा मॉडरेट, सीवियर और प्रोफाउंड बच्चे नहीं ले पाती, जो बहुत सीवियर हैं, जिन्हें ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि अभी उनका जो सेटअप है ना सर, वो बिल्कुल ही अलग ढंग से होता है, क्योंकि वो सिर्फ एकेडमिक नहीं होता है ना, क्योंकि उनके हम डेली लिविंग एक्टिविटी पे भी काम करते हैं, बिहेव पे भी, सोशल पे भी। तो वहाँ पे तो फिर हमें फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, स्पीच डॉक्टर सब चाहिए। तो
इस साल अगर वोकेशनल कर रही हूँ, तो अगर आप आगे का गोल कहेंगे तो 2 चीज़ मैंने फिर रखी है नेक्स्ट ईयर के लिए। एक स्पोर्ट्स की, मैं शिवेंद्रालय की एक स्पोर्ट्स एकेडमी बनाऊँ, क्योंकि मैं देखती हूँ ना कि इन बच्चों में स्पोर्ट्स की मतलब बहुत, जिस दिन स्पोर्ट्स वाले सर आते हैं ना, टीचर भी कहती हैं, जिस दिन वो 2 दिन आते हैं ना, तो सारे बच्चे बड़े खुश होते हैं कि आज स्पोर्ट्स होना है। तो क्यों ना उनकी जो वो खूबी है उसको हम उभारें, क्योंकि कई बार मैं हमेशा कहती हूँ कि जब भी मैं कोई स्पेशल बच्चा देखती हूँ तो मैं कभी भी ये नहीं देखती कि वो क्या नहीं कर सकता, बस मैं इस पे फोकस करती हूँ कि वो क्या कर सकता है। मैं उसी चीज़ को देखती हूँ और उसी को लेते हुए सर हम आगे बढ़ते हैं। और फिलहाल अगर जैसे आप लोगों से कोई कांटेक्ट करना चाहे इस तरीके से पेरेंट्स, तो किस तरीके से कर सकते हैं? सर हमारी जैसे नंबर है और FB पे हमारा पेज भी है, वहाँ पे हमने डिटेल दिया हुआ है, इंस्टाग्राम पे हैं सर हम, और ये वेबसाइट पे तो हम आ ही रहे हैं सर।